गेट एग्रीमेंट में सवेरे से मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने आपको बताया है, 2-3 चीजें फिर दोहरा रहा हूं ताकि याद हो जाए। गेट एग्रीमेंट लगभग 576 पन्ने का है, 2000 से ज्यादा उसमें शर्तें हैं, 28 अध्याय हैं। एक अध्याय पर सवेरे चर्चा हुई है, वो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि विषय का समझौता। दूसरा अध्याय जो है ना, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा करते थे, टैक्सेशन का सिस्टम। तीसरा अध्याय ऐसा ही उसमें है, ये क्रम से नहीं है, 1, 2, 3 नहीं है। कोई अध्याय उसमें 17वें नंबर पर है, कोई 18वें नंबर पर है, कोई 27वें नंबर पर है, कोई 26वें नंबर पर है। लेकिन तीसरा जो मुख्य अध्याय है जिस पर अभी मैं बात कर रहा हूं, वो एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज करके है, सेवा क्षेत्र का समझौता। सेवा किसको कहते हैं उसकी एक डेफिनेशन उसमें है गेट एग्रीमेंट में। किसको हम सेवा का क्षेत्र कहें, सर्विसेज किसको कहें, तो वो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। उसमें यह कहा गया है, उत्पादन को छोड़कर जो कुछ भी होता है वो सभी सर्विसेज। उत्पादन को छोड़कर जो कुछ भी हो रहा है वो सब सर्विसेज है, ये उसमें डेफिनेशन है सर्विसेज की। फिर उसमें 2 कैटेगरी बनाई है गेट एग्रीमेंट में। एक कैटेगरी है फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरी है नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या है, जितनी भी बैंक हैं वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं। जितनी भी बीमा कंपनियां हैं वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं। जितनी भी सरकारी सहकारी पत संस्थाएं चलती हैं वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं। जितनी सहकारी बैंकें चलती हैं, प्राइवेट बैंकें चलती हैं, वो सब फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं। भारत देश के कर्मचारियों का भविष्य निधि जो होता है, ग्रेच्युटी फंड्स जो होते हैं, वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। शेयर बाजार में जो खरीद बेच होती है वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज की पूरी एक लिस्ट है, उसमें 29 सेवाएं हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर एक दूसरी सूची है नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या है, जैसे वकालत का पेशा है। हमारे देश के जितने भी वकील हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सर्विसेज में है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज है। प्रोफेसर लोग हैं, लेक्चरर लोग हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सर्विसेज हैं, नॉन फाइनेंशियल है। स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, वो सब सर्विसेज में है, नॉन फाइनेंशियल है। ऐसे ही हमारे देश में हॉस्पिटल चल रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। गौशालाएं चल रही हैं, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। दुकानें चल रही हैं, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। रेस्टोरेंट चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, सभी नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। टेलीकम्युनिकेशन में हो रहा है, मोबाइल फोन है, टेलीफोन है, ये सभी सर्विसेज है, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में पूरी लिस्ट है, उसमें 64 सर्विसेज है, लगभग 64, और फाइनेंशियल में 29। ये है डेफिनेशन। हर एक WTO के चैप्टर में पहला जो प्रोविजन है वो डेफिनेशन का है। जैसे मैंने कहा ना, एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, तो अब इसमें आर्टिकल नंबर 1 तो वो होगा डेफिनेशन। डेफिनेशन सर्विसेज क्या है, फिर उसका क्लासिफिकेशन, वो आर्टिकल 2। तीसरे नंबर से आर्टिकल शुरू होते हैं मेन, जो शर्तों के रूप में है। तो एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज में तीसरे नंबर का जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि ये समझौता लागू होने के बाद, माने 1 जनवरी 2005 के बाद जो तारीख है लागू होने की, दुनिया के सभी देशों को, जो भी इसके मेंबर हैं, अपनी सारी सीमाएं फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए खोलनी पड़ेंगी। शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया है फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर। फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या है, विदेशी बैंकें, विदेशी बीमा कंपनियां, विदेशी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्में, विदेशी वकालत की फर्में, विदेशी होटल, विदेशी हॉस्पिटल, विदेशी डॉक्टर, विदेशी यूनिवर्सिटीज,
विदेशी कॉलेजेस, विदेशी गौशालाएं, विदेशी आयुर्वेदिक शालाएं, जो कुछ भी विदेश से आता है वो सबके लिए दरवाजा खोलिए आप। ये उसकी कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, कोई भी देश बाहर से आने वाले किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को, माने कंपनी को, किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाएगा। माने विदेशी बैंक यहां आकर अगर कुछ काम करना चाहे तो भारत सरकार उनको रोकेगी नहीं। विदेशी बीमा कंपनियां आए तो सरकार उनको रोकेगी नहीं। विदेशी यूनिवर्सिटीज आए तो सरकार उनको रोकेगी नहीं। कोई भी क्षेत्र में विदेशी कंपनी आए सर्विस के सेक्टर में, आप उन्हें रोकेंगे नहीं, किसी भी तरह की उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे। और चौथा कंडीशन है, चौथा प्रोविजन है वो ये कि सभी फॉरेन सर्विस कंपनीज को या प्रोवाइडर्स को नेशनल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ये थोड़ा टेक्निकल है। ये क्या मतलब है नेशनल ट्रीटमेंट का? भारत देश की बैंकों को भारत की सरकार जितनी सुविधाएं देती है वो सारी सुविधाएं विदेशी बैंकों को देनी पड़ेंगी। ये है नेशनल ट्रीटमेंट। इसी तरह से भारत की बीमा कंपनियों को भारत की सरकार जितनी सुविधाएं देती है वो सब सुविधाएं विदेशी बीमा कंपनियों को देनी पड़ेंगी। भारत की सरकार भारत के विश्वविद्यालय और कॉलेजों को जितनी सुविधाएं देती है उसी तरह से विदेशी विश्वविद्यालय और विदेशी कॉलेजेस को सुविधाएं देनी पड़ेंगी। माने जो सुविधाएं भारत सरकार भारत के लोगों को, सर्विसेज कंपनियों को देती है वो सब विदेशियों को देनी पड़ेगी। अब प्रश्न उठता है कि भारत की सरकार क्या सुविधाएं देती है। मैं आपको बताता हूं। जैसे भारत में बैंकें हैं जो नेशनलाइज्ड हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सबको भारत सरकार की ओर से सबसे बड़ी सुविधा ये मिली हुई है कि ये सारी बैंकें कहीं पर भी बिल्डिंग बनाएं, सरकार उनको बहुत कम कीमत पर भूमि उपलब्ध कराती है। बहुत कम कीमत पर। कहीं पर ऐसी व्यवस्था हो कि सरकार भूमि उपलब्ध ना कराए तो उनको बहुत कम लीज रेंट पर भूमि दे दी जाती है। आप सोच नहीं सकते, हिंदुस्तान में कई बैंकें इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में चल रही हैं और उसका लीज रेंट साल का ₹1.25 है, ₹2.5 है, ₹20 है, ₹25 है। तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स को सरकार की तरफ से सब मिलने वाली सबसे पहली सुविधा है। ठीक है। तो अब WTO की कंडीशन यह है कि जितनी सुविधाएं आप भारत की बैंकों को, भारत की बीमा कंपनियों को दे रहे हैं वो सब विदेशियों को भी दो। माने विदेशी बैंक आकर सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन मांगे तो आप उनको उपलब्ध कराओ। विदेशी बीमा कंपनियां आके सरकार से सस्ती कीमत पर कोई चीज मांगे तो आप उपलब्ध कराओ। और अगर आपने नहीं कराई तो वो शिकायत करेंगे WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट काउंसिल में कि भारत सरकार WTO की कंडीशन को लागू नहीं कर रही। तो फिर वही चक्कर जो मैंने आपसे कहा, आपको पेनल्टी हो, पनिशमेंट हो और फिर वो सब शुरू हो जाए। तो एक तो ये सुविधा आपको देनी है। दूसरा क्या होता है, भारत में भारत का नागरिक कुछ भी कर सकता है अगर वो भारत का नागरिक है। तो वकील हो सकता है, पत्रकार हो सकता है, चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, बैंकर हो सकता है, लीज फर्म, कुछ भी कर सकता है भारत का नागरिक। तो कोई भी विदेशी नागरिक अगर भारत में आता है और कुछ भी करना चाहे तो उसकी छूट उसको होनी चाहिए। ये है, आप नेशनल ट्रीटमेंट उनको दीजिए। इसी तरह से हमारे देश की जो बैंकें होती हैं वो कोई काम करती हैं तो सरकार उनका एक रेट फिक्स करती है, CRR रेट, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। ये एक तरह की सुविधा है कि आपको आपकी बैंक में जमा राशि है, धन राशि है जो नागरिकों के द्वारा आपके यहां जमा की गई है, उसका एक निश्चित मात्रा रख के बाकी आप कर्जे पर देख सकते हैं। हर समय बैंक में इतना कैश रहना चाहिए, एक उसका लिमिट बना दिया उन्होंने। तो ये सुविधाएं आप विदेशियों को भी दे सकते हैं। यही इस तरह की। ऐसे ही अन्य तरह की सुविधाएं हैं, जैसे NPA है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि सरकारी बैंकें जो है ना, उसमें जो NPA आ जाता है तो भारत सरकार कई बार अपने खजाने का पैसा उसमें डालने को तैयार रहती है अगर कोई भारत की बैंक डूबने में की स्थिति में। तो विदेशी भी अगर ऐसी सुविधाओं की मांग करें तो उनको आप दो।
ऐसी कोई भी सुविधा जो भारत में मिलती है, अब जैसे भारत में विश्वविद्यालय होते हैं, सभी विश्वविद्यालयों को जमीन दी गई है कौड़ी के भाव में। आप पता लगा लो, दिल्ली विश्वविद्यालय जहां चलता है वो जमीन की मार्केट में कीमत जो है ना, जिस समय वो जमीन दी गई थी तब 1 करोड़ रुपए एकड़ थी, लेकिन सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय बनाने के लिए वो जमीन मुश्किल से 1000 रुपए एकड़ में दे दिया। अब विदेशी कंपनी आके कहती है कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय को इतनी सस्ती जमीन मिली है तो हमें भी मिलनी चाहिए, तो आप उसे ना नहीं कह सकते। ऐसे ही हमारे देश में एयरपोर्ट्स जो है ना, ये सब सर्विसेज में आते हैं। जितने भी भारत देश में एयरपोर्ट हैं, सबके पास हजारों एकड़ जमीन है। दिल्ली एयरपोर्ट को कभी आप जाओ, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके पास 6000 एकड़ जमीन है। अब कोई विदेशी कंपनी आके भारत में एयरपोर्ट बनाए और वो कहे हमको भी 6000 एकड़ जमीन चाहिए, तो भारत सरकार को वो उपलब्ध करानी पड़ेगी। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, वो सब सर्विसेज में आती हैं। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर नाम की एक संस्था है, आप जानते हैं गीता प्रेस के बारे में, जो रामायण, रामचरितमानस, भगवत गीता छापती है। तो भारत सरकार की तरफ से उनको हाईली सब्सिडाइज रेट में कागज मिलता है, हाईली सब्सिडाइज रेट। तो कागज उनको बहुत सस्ता मिलता है, तो वो क्या करते हैं, वो भी बहुत ईमानदार लोग हैं, तो इतनी मोटी मोटी रामचरितमानस 450, 500 पन्ने की 25 रुपए में दे देते हैं, 20 रुपए में दे देते हैं, उनको सस्ता कागज हो। अब कोई विदेशी संस्था आके कहे कि जी हमको बाइबल छापनी है, तो आप भी हमको सब्सिडाइज रेट में कागज दिलवाओ, तो सरकार उसको मना नहीं कर सकती, देना पड़ेगा। अगर आप गीता छपने के लिए सब्सिडाइज कागज दे सकते हैं, तो बाइबल छपने के लिए भी दो। कोई विदेशी कंपनी आके यहां पर कोई इस तरह की सर्विसेज शुरू करे, जैसे भारत में तमाम गौशालाएं चलती हैं, और गौशालाओं में कई जगह जमीनें सरकारों द्वारा दी गई हैं, बहुत कम रेट पर, नॉमिनल रेट पर, कहीं कहीं तो टोकन मनी पर जमीनें दी गई। अब कोई विदेशी कंपनी को यह ध्यान में आ जाए कि भारत में गौशाला के नाम पे जमीन मिलती है और वो यहां आके गौशाला चालू करे, तो आप उसे मना नहीं कर सकते, देना पड़ेगा आपको। तो सर्विसेज का जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, वो इस तरह का है। इसी तरह से टेलीकम्युनिकेशन है। टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये जो BSNL है और भारत संचार निगम लिमिटेड, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी सरकार के द्वारा दी गई है और फुकट में ऐसे ही दे दिया है सरकार। अब कोई विदेशी कंपनी आती है, एयरटेल आती है और ये दूसरी आती है, और वो ये कहना शुरू करे कि हमको भी ये मिलना चाहिए, तो सरकार उसको ना नहीं कह सकती। तो इस तरह से सर्विसेज के सेक्टर में कानून, वो नियम ऐसे हैं WTO के, कोई भी विदेशी सर्विस प्रोवाइडर भारत में आता है तो उसको हर वो छूट मिलनी चाहिए जो भारतीय सर्विस प्रोवाइडर को मिलती है। माने दोनों के साथ आप बराबर व्यवहार करेंगे। आप भारतीय सर्विस देने वाले को ज्यादा पसंद करें, ज्यादा मदद करें और विदेशी को कम, ये नहीं हो सकता। आपको दोनों के प्रति समान दृष्टि रखनी है। ये है WTO एग्रीमेंट की कंडीशन नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो विदेशी सर्विस प्रोवाइडर किसी भी देश में जाएंगे, उनके जो प्रॉफिट्स हैं उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। जैसे विदेशी बैंक आके यहां मुनाफा कमाए तो भारत सरकार उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकती। माने भारत सरकार ये नहीं कह सकती विदेशी बैंकों को कि आप इतना मुनाफा मत कमाइए, ये भारत में जरूरत से ज्यादा है। या विदेशी बीमा कंपनी आके कोई मुनाफा कमाए तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं, इतना मुनाफा मत कमाइए। और विदेशी सर्विसेज के काम में लगी हुई जो संस्थाएं हैं, उनके किसी भी तरह के रूल्स में, रेगुलेशंस में, गवर्नेंस में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हस्तक्षेप करने का मतलब क्या है। अभी थोड़े दिन पहले सुनामी भूकंप आया, आप सब जानते हैं, ये ताजा उदाहरण है तो आपको समझ में आएगा। सुनामी भूकंप आया तो हमारे देश की सरकार के प्रधानमंत्री ने भारत के तमिलनाडु के बैंकों को ये कहा, खासकर उन बैंकों को जो सुनामी प्रभावित एरिया में थे। सुनामी प्रभावित एरिया में 13 जिले हैं तमिलनाडु के, और पूरा एक राज्य है जो अंडमान निकोबार है, वहां पर कुछ
20-22 बैंकें हैं अंडमान निकोबार और थोड़ा पांडिचेरी में। तो प्रधानमंत्री महोदय ने सभी बैंकों को जो सुनामी प्रभावित एरिया में हैं, भारत की हैं, उनको आदेश दे दिया कि आप सुनामी प्रभावित लोगों को कम से कम ब्याज दर पर तत्काल कर्ज उपलब्ध कराओ। तत्काल, अभी कोई आए तो उसको दो, कागज वागज बाद में बनाओ, कर्ज देना है तुरंत दे दो। माने उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि मछुआरे थे जिनकी नावें चली गई, जाल चला गया, अब उनको जिंदगी दोबारा शुरू करनी है तो तकलीफ की स्थिति, इसलिए तत्काल आप कर्ज देना शुरू कर दो कम से कम ब्याज दर पर। तो इन्होंने कहा कम से कम ब्याज दर क्या हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि भारत में जो घर बनाने के लिए ब्याज दर है उससे भी कम। तो घर बनाने के लिए इस समय 7.5-8% है, कितना है? तो प्रधानमंत्री ने 5-5.5% की ब्याज दर फिक्स करवा दिया और कहा कि इनको कर्ज देना शुरू कर दो और शुरू के 1 साल का ब्याज माफ कर दो। तो भारत की जो बैंकें हैं वो भारत के संविधान के तहत हैं और प्रधानमंत्री संवैधानिक उप प्रमुख हैं। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उप प्रमुख हैं। तो भारत की कोई बैंक में हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री के वक्तव्य को ना कहे, माने भारत की हर बैंक को यह करना ही पड़ेगा। तो भारतीय बैंकों ने तत्काल वहां पर कर्ज बांटना शुरू कर दिया। ठीक है। एक दिन प्रधानमंत्री ने भारत की बीमा कंपनियों को कहा कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में जिनका भी बीमा था, LIC हो या GIC के द्वारा हो, वो तत्काल बीमा की राशि उनको बांट दी जाए, भले उनके पास कागज हो या ना हो। अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने बीमा कराया है और प्रीमियम भरा है और उनके कागज बह के चले गए हैं, तो आपके रिकॉर्ड्स चेक करो और उसमें मिल जाए तो तुरंत उनको बीमा का भुगतान करो। तो तुरंत बीमा कंपनियों ने अपने कैंप लगाना शुरू कर दिया, गांव-गांव में भुगतान शुरू हो गया, वो अभी भी चल रहा है। ये 2 उदाहरण। अब यही बात जब प्रधानमंत्री ने विदेशी बैंकों से कही, सिटी बैंक ऑफ अमेरिका भी है वहां पे, मद्रास में काम करता है और मद्रास में सुनामी भूकंप आया था। ANZ ग्रिंडलेज भी है मद्रास में, वो भी विदेशी है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी है, वो भी विदेशी है। और प्राइवेट बैंकें भी हैं जो भारत की हैं, जैसे ICICI है, फिर उसके बाद ये है, कौन सी है? HDFC है। तो प्रधानमंत्री ने इनको एक चिट्ठी भेजा, इनको चिट्ठी भेजा कि आप भी इसी काम में लगो। तो जवाब पता है क्या हुआ? ये सभी बैंकों ने प्रधानमंत्री को वापस चिट्ठी भेज दिया, सॉरी हम ये काम करने के लिए भारत में नहीं आए, वी आर सॉरी। माने विदेशी बैंकों ने तो सीधे मना कर दिया कि हम आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं दे सकते, हम इसके लिए आए नहीं है यहां पे। ठीक है। और भारत की प्राइवेट बैंकों ने प्रधानमंत्री को कह दिया कि चूंकि विदेशी प्राइवेट बैंकें तैयार नहीं है, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम उनसे कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री खिसे आके रह गए। अब प्रधानमंत्री में इतनी भी दम नहीं है कि उनको नोटिस दे और कहें कि भारत से भाग जाओ। मतलब क्या है? विदेशी बीमा कंपनियां या विदेशी बैंकें यहां आकर मुनाफा कमाएं, लूट के ले जाएं, वो तो रास्ते खुल गए हैं, लेकिन भारत को कभी जरूरत पड़ जाए उनकी मदद की तो उनसे आपको थोड़ी भी मदद मिलेगी ऐसी अपेक्षा ना करें। ये कंडीशन WTO में है। तो जब इन्होंने मना किया तो प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के रिजर्व बैंक के गवर्नर को बुलाया और कहा कि इनको जरा कड़क शब्दों में कह दो कुछ। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने उनको नोटिस जारी किए। उन बैंकों ने इससे भी ज्यादा कड़ी भाषा में जवाब दे दिया कि मिस्टर सो एंड सो, आप भूल रहे हैं कि भारत सरकार ने WTO पे साइन कर दिया है, सर्विसेज का एग्रीमेंट लागू हो गया है, उसमें सो एंड सो प्रोविजन में ये सब कंडीशन है, आप प्लीज पढ़ लीजिए, आप हमको बाध्य नहीं कर सकते ऐसे किसी भी काम के लिए। तो भारत सरकार चुप होकर बैठ गई, अब दम नहीं है आगे बात कर। और उन्होंने यहां तक धमकी दे दिया कि अगर आपने हमको मजबूर किया तो हम डिस्प्यूट सेटलमेंट काउंसिल में आपकी शिकायत करेंगे। अब उनकी हिम्मत इतनी कैसे है ये सब कहने? उनके पीछे उनका देश है, माने अमेरिका, तो वो शिकायत करेंगे माने अमेरिका शिकायत करेगा। तो आप कल्पना ये कर सकते हैं कि हमारे देश में आई हुई विदेशी बैंक
या विदेशी बीमा कंपनियां, भारत के लोगों के पैसे से चलने वाली ये बैंक और बीमा कंपनियां जरूरत पड़ने पर भारत को वो पैसा उपलब्ध नहीं करा सकती जो आपके ही देश का है। आप उनको कंपेल नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। एक और दूसरी बात बताता हूं, इससे ही जुड़ी हुई। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में जब ये सब हुआ, तबाही हुई, तो इसमें कई ऐसे लोग मारे गए जो भारत की बैंकों में काम करते थे। ऐसे लोग मारे गए, लेकिन ऐसा भी हुआ कि उनके परिवार में उनके बीवी बच्चे बच गए। पुरुष मर गया, पति मर गया, बीवी बच गई, या बीवी मर गई, पुरुष बच गया, या बीवी माता पिता दोनों मर गए, बच्चे बच गए, ऐसा हुआ। तो भारत के प्रधानमंत्री ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि जिन बैंकों के अधिकारियों के परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है, उनमें उनका जो भी अगला नजदीकी हो उसको नौकरी दे दी जाए। तो तुरंत स्वीकृत हो गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मद्रास में ऐसे कई लोगों को अभी भर्ती किया है जो उन परिवारों के हैं जो पहले उस बैंक में काम करते थे, और वो भर्ती प्राथमिकता के आधार पर हुई है, उस आधार पर नहीं हुई है, उनकी काबिलियत के आधार पर नहीं हुई है। काबिलियत उनको दी जाएगी, वो काबिल नहीं है, उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए काबिल नहीं। अब बैंक उनको ट्रेनिंग देके तैयार करेगी, ठीक है। जब विदेशी बैंकों से ये कहा गया कि आप भी करो, तो उनका सॉरी, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कंपटीशन करना है, हमें एफिशिएंट लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो अब की बार प्रधानमंत्री को सुनामी भूकंप में भयंकर झटका लगा है इसका, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सबसे ज्यादा विदेशीकरण और प्राइवेटाइजेशन की बात करने वाले व्यक्ति रहे। अब उनको समझ में आ गया है कि प्राइवेटाइजेशन का दुष्परिणाम और दुर्भाग्य क्या होता है। माने देश के ऊपर भयंकर संकट आ जाए तो भी वो मदद करने को तैयार नहीं। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, और आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। इससे भी आगे तीसरी एक बात, सुनामी भूकंप जब आया तो भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार की सेवाओं में काम करने वाले हर कर्मचारी को 1 महीने की पगार देने का निर्देश दिया। तो उस पर निगोशिएशन हुआ, तो निगोशिएशन होकर यहां तक आया कि कम से कम 1 दिन की पगार तो देनी पड़ेगी। तो भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों को बिना बताए हुए उनकी तनख्वाह से 1 दिन का, कहीं कहीं 2 दिन का, 1.5 दिन का वेतन काटकर प्रधानमंत्री कोष में जमा कर दिया गया, ठीक है। जब विदेशी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों को यह कहा गया तो उन्होंने कहा, आप हमारी 1 घंटे की भी सैलरी नहीं काट सकते, हमारी इच्छा है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अच्छा, मजे की बात क्या हुई कि इस सुनामी प्रभावित एरिया में लगभग कुल मिलाकर 33,000 गांव प्रभावित हुए हैं। कुल दक्षिण में तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, आंध्रा और अंडमान निकोबार, इनमें से कई कई गांव भारत की बैंकों ने गोद ले लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कई गांव गोद लिए हैं, मैं देख के आया हूं, वहां पर भवन निर्माण का काम उन्होंने अपनी तरफ से चलाया है। ऐसे ही पंजाब नेशनल बैंक ने किया है, ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वालों ने किया, ओरिएंटल इंश्योरेंस। एक भी विदेशी बैंक और विदेशी कंपनी ने एक भी गांव को गोद नहीं लिया है। वो कह रहे हैं हम तो यहां प्रॉफिट कमाने आए हैं। माने आप यहां मुनाफा कमा के तो लूट के ले जा सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत पड़ने पर उस मुनाफे का हिस्सेदार नहीं बना सकते। और हमारी मजबूरी क्या है, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, विदेशी बैंकों को इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकते। यह है सर्विसेज का एग्रीमेंट, WTO, ऐसी कंडीशन है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक और बात बताता हूं। सर्विसेज के सेक्टर में ये जो विदेशी कंपनियां आएंगी वो क्या करने वाली हैं, उसका एक उदाहरण छत्तीसगढ़ से आपको समझ में बहुत जल्दी आएगा। छत्तीसगढ़ में आपको मालूम है, थोड़े दिन पहले एक सरकार चलती थी, उसने निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए खुले थोक के भाव में छूट दिया, है ना, और एक एक कमरे की यूनिवर्सिटी रायपुर में खुल गई। मैंने रायपुर में ऐसी कई यूनिवर्सिटी देखी है जिनमें पति वाइस चांसलर है और पत्नी रजिस्ट्रार है और यूनिवर्सिटी चल रही है। हस्बैंड वाइफ मिलके यूनिवर्सिटी चला रहे, क्या मजाक बना दिया।
वहां बच्चे विद्यार्थी और ऐसी पता नहीं कितनी 130, 135 कितनी यूनिवर्सिटी, 146। तो 146 यूनिवर्सिटी खोलने का इन्होंने, निजी विश्वविद्यालय खोलने का कानून बना दिया। ये जो मजाक अभी छत्तीसगढ़ में हुआ है, यही मजाक अगले साल पूरे देश में होने जा रहा है। WTO की सर्विसेज कंडीशन, यही मजाक होने जा रहा है पूरे देश में। माने बाहर से आई हुई कोई भी विदेशी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में अपनी शाखा खोल सकती है। बाहर से आई हुई कोई भी विदेशी यूनिवर्सिटी, उसको आप जमीन दिलवाइए, सस्ती कीमत पर दिलवाइए, और वो अपना 2 कमरे का घर बनाए या 4 कमरे का घर बनाए, उसमें वो शुरू कर सकते हैं। अच्छा, और मजे की बात यह है कि वो खोलेंगे कैसे। जैसे मान लो, एक नाम लेके मैं बताता हूं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, या मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट है, या आप अगर ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम ले लो, ऑक्सफोर्ड है, ठीक है। ये क्या करने वाले हैं, ये हिंदुस्तान में अपने ब्रांच ऑफिसेस खोलने वाले हैं। ये यूनिवर्सिटी नहीं बनाने वाले, ब्रांच ऑफिस खोलने वाले। ब्रांच ऑफिस माने एक 20 बाई 20 का कमरा, अच्छा वेल फर्निश्ड, AC लगा हुआ वगैरह वगैरह। तो वो वहां खोल दिया उन्होंने, दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में, रायपुर में, जगह जगह खोल दिया। विद्यार्थियों को उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ब्रांच ऑफिस यहां खुल गया है, आपको अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आइए, दरवाजे खुले हुए हैं, डॉलर में फीस लाइए। तो आप पहुंच गए जी, और सरकार रोक नहीं सकती उनको। आप ध्यान इस बात का रखिए कि सरकार उनको रोक नहीं सकती। वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे हम यूनिवर्सिटी नहीं चला रहे हैं, ब्रांच ऑफिस खोल रहे हैं, और वो सर्विस एग्रीमेंट का हिस्सा है। यहां तो रुकवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ में ये कह के कि इनके पास इतने फीट जमीन नहीं है, इतना फंड नहीं है, ये नहीं है, तो इनके लाइसेंस रद्द करो। सुप्रीम कोर्ट उनके लिए ये आदेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो WTO एग्रीमेंट में है। तो वो एक एक ब्रांच ऑफिस खोलेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे। और एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से BTech करना है तो $10,000 की फीस लाइए, जमा कराइए। किस ट्रेड में करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है, मैकेनिकल में करना है, इलेक्ट्रिकल में करना है। आपके पास $10,000 एक मुश्त नहीं है तो 3 किश्त में ले आइए, $3-3 हजार की, 2 किश्त और एक $4,000 की। आप यहां भर दीजिए, रिसीट ले लीजिए, फिर आप इम्तिहान दे दीजिए अपने घर में बैठ के। लंदन जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठिए, आपको एक आंसर शीट आ जाएगा, वो आंसर शीट में भर के दे दीजिए, फिर इम्तिहान आप पास कर लेंगे, आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का BTech का डिग्री मिल गया। और इसको ड्राइंग रूम में सोने के फ्रेम में मढ़वा के रखवा लीजिए कि मैंने BTech किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। हो सकता है आप टॉपर हो जाएं। हाँ, वहां तो कई तरह के टॉपर होते हैं, तो आप भी उसमें हो जाएं। अब वो हो गया आपका, तो एक सर्टिफिकेट आपको मिल गया $10,000 में। उनका क्या गया, एक सर्टिफिकेट ही तो दिया है, $10,000 ले लिया यहां से। $20,000 लेंगे, $25,000 लेंगे। MBA का ले लीजिए आप उनसे, BBA का ले लीजिए आप उनसे, MTech का ले लीजिए उनसे, PhD ले लीजिए, DSc ले लीजिए। क्योंकि ये जो विदेशी विश्वविद्यालय है, इन्होंने दुनिया के कई देशों में ये धंधे किए हुए हैं, और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के ये धंधे चल रहे हैं, अफ्रीका के कई देशों में चल रहे हैं। और अफ्रीका ही नहीं, ये जितने अरब देश हैं ना, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, इन देशों में भी उनके यही धंधे चल रहे हैं। ब्रांच ऑफिसेस खुले हुए, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के ब्रांच सभी गल्फ कंट्रीज में हैं। और वहां क्या होता है, वहां यही होता है, 3-4 कमरे की बिल्डिंग है, उसमें वो क्लासेस चलाते हैं। तो सवेरे से शाम तक, सवेरे उसमें MTech की क्लासेस चलती हैं, दोपहर को BTech की चलती है, शाम को MBA की चलती है, रात को DBA की चलती है। दूसरे कमरे में सवेरे PhD की क्लासेस हो रही हैं, दोपहर को DSc की क्लासेस हो रही हैं, शाम को कुछ और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च की क्लासेस हो रही हैं, तीसरे कमरे में कुछ और क्लासेस हो रही हैं। क्लासेस में पढ़ने वाले 15-20 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी, जिनके मां बाप के पास डॉलर इफरात में है, क्योंकि वो तो तेल का पैसा है। आप जमा कराते जाइए, क्लास करिए। वहां तो क्या होता है कि क्लास आपने इतने प्रतिशत किया है, उसी पर डिग्री पक्की है आपकी, इम्तिहान भी नहीं देना।
क्योंकि ये जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं, इन सभी विश्वविद्यालयों में डिग्री लेना बेहद आसान है। हमारे देश में ये जो चर्चा होती है ना, मैं तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए, मैं आपको बताता हूं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एमबीए क्या होता है। हिंदुस्तान में ये जो राहुल गांधी है ना, ये बीकॉम में फेल हो गया। मैं आपको असलियत बता रहा हूं, इसमें हंसना नहीं, आप देश की दुर्भाग्य की दशा पे आप आंसू रोना खून के। ये बीकॉम में फेल हो गया, इसकी बहन भी फेल हो गई, प्रियंका, दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, फेल हो गए। अब इनका बाप परेशान कि फेल हो गए। अब मीडिया में ये बात चली गई तो तकलीफ हो गई, तो इन्होंने क्या किया, दोनों को कहा कि हमने उनको विदेश में एडमिशन कराना है। तो हार्वर्ड में चला गया, एडमिशन मिल गया, हार्वर्ड से करके आ गया। यहां फेल हो गया, हार्वर्ड से पास होके आ गया। अच्छा, और मजे की बात क्या है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अगर एडमिशन चाहिए आपको तो मेरिट की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत है। मेरिट पर कहीं भी कोई बात नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बिजनेस स्कूल है मेलबॉर्न का, केनबरा का। आप हिंदुस्तान में बीकॉम फेल हैं, बीए फेल हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाइए, एडमिशन ले लीजिए, वहां से एमबीए करके चले आइए। और इससे भी ज्यादा अद्भुत व्यवस्था है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज माने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, सोवियत संघ। आप अगर 9वीं कक्षा फेल हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, 9वीं कक्षा में अगर आप भारत में फेल हो गए हैं, आप सोवियत संघ चले जाइए, एमबीबीएस एमडी फर्स्ट क्लास फर्स्ट होके आ जाइए। और इस देश में मैं आपको एक नहीं, ऐसे दसियों हजार विद्यार्थी खड़े करके गिना सकता हूं जो 9वीं फेल हैं, 10वीं फेल हैं, 1-2 बार नहीं 3 बार फेल हैं, रूस गए, मॉस्को यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस एमडी करके आए हैं। बस मुश्किल यही है कि वो भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहता है कि ये पेट की जगह क्या क्या काटेंगे मालूम नहीं है, इसलिए उनको प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या किया है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का इम्तिहान फिर से पास करिए, और उसमें सब फेल हो जाते हैं, कोई पास नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, डिग्री लटका के अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं, मॉस्को यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस एमडी, एमबीबीएस की डिग्री, एमडी की डिग्री लटकी हुई है। और जिन मां बाप ने उनको भेज दिया है, उन मां बाप से मैं पूछता हूं कि इनका क्या मतलब है एमबीबीएस एमडी। उनका, राजीव भाई शादी में दहेज मिल जाता है, इतना तो फायदा है। भले ये प्रैक्टिस कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन इसका जब ब्याह करेंगे तो 5 लाख 7 लाख तो मिल जाएगा, क्योंकि एमडी है, एमटेक है तो 3-4-5 लाख तो मिल ही जाएगा। तो विदेशी विश्वविद्यालयों में डिग्री बांटने का काम ऐसे होता है जैसे चावल खरीदने बेचने का काम साधारण रूप से होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी में दुनिया में आप यहां बैठे बैठे डिग्री ले लें, ऐसी व्यवस्था अब इस देश में अगले साल से शुरू होने जा रही है, ड्यू टू दिस WTO एग्रीमेंट। परिणाम क्या होंगे? इसके परिणाम जो होने वाले हैं वो ये कि हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग है विद्यार्थियों का जो हर साल फेल होता है, ठीक है, उनके लिए रास्ते खुल गए। फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, यहां पे ब्रांच है विदेशी विश्वविद्यालय की है, वहां की डिग्री तो हिंदुस्तान से बड़ी है। रायपुर विश्वविद्यालय से फेल हो गए तो हार्वर्ड बैठा है, हार्वर्ड से फेल हो गए ऑक्सफोर्ड बैठा है, ऑक्सफोर्ड से फेल हो गए MIT बैठा है। कहीं से भी डिग्री ले लो, पैसा जमा करो। अच्छा, इन सभी स्कूल्स में जो हार्वर्ड हो या MIT हो, परीक्षा की पद्धति भारत से बिल्कुल अलग है। वो परीक्षा की पद्धति बिल्कुल भारत से अलग है। वहां कभी भी इस तरह का नहीं होता 33% पे पास होना, 60% पे फर्स्ट क्लास होना, 75% पे पोजीशन होल्डर होना, या जो भी कहना, वो ऐसा नहीं होता है। वहां ग्रेडेशन सिस्टम है, तो वहां कोई फेल नहीं होता है, लिटरली कोई फेल नहीं होता है। और यहां फेल और पास होता है। तो यहां जो भी फेल होते हैं उनके लिए रास्ते खुल गए। और अगर उनके मां बाप के पास थोड़ा डॉलर है खर्च करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो होने वाला क्या है कि अब डॉलर का खर्च
विदेशी यूनिवर्सिटीज की डिग्री खरीदने के लिए इस देश में चालू होगा। और 2-3 साल के बाद आपको इतने डिग्री होल्डर मिलेंगे कि आपको अपने ऊपर शर्म आना शुरू हो जाए। शर्म कैसे आएगी? मैं जानता हूं फेलियर है, लेकिन वो डिग्री लेके घूम रहा है, एमबीबीएस एमडी, क्या करेंगे आप उसका? ज्ञान मिले या ना मिले, डिग्री आराम से मिल जाएगी। और इन यूनिवर्सिटीज का क्या लेना देना है? वो ये चाहते हैं कि यहां से जितना डॉलर कमा के ले जा सको ले जाओ। और ऐसी सॉफ्टवेयर में होने वाला है, ऐसी तमाम दूसरे शिक्षण सत्र में अगले साल से धुआंधार। भारत सरकार के आजकल एक मंत्री महोदय हैं, उनका नाम है अर्जुन सिंह, वो मानव संसाधन मंत्रालय, और आजकल शिक्षा उसी के अधीन है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन सब। बेंगलोर में उन्होंने अभी एक वर्कशॉप किया था 3 दिन का। विदेशी विश्वविद्यालयों को परमिशन देना है ये तो उन्हें मालूम है, लेकिन उनको कंडीशन क्या लगाएं, तो उस पर 3 दिन का वर्कशॉप किया। मुझे भी इन्विटेशन था, आप भी आइए, हमको सुझाव दीजिए। मैं गया था उसमें। तो मैंने पहले ही दिन वर्कशॉप में कहा कि आप कंडीशन लगा ही नहीं सकते कुछ, WTO साफ कहता है। तो उनका हमें मालूम है, लेकिन आप हमको रास्ता बताइए कैसे बचें या कैसे बचाएं। मैंने कहा आप WTO एग्रीमेंट कैंसिल कर दीजिए। उन्होंने कहा ये हमारे बस में नहीं है, आप तो ये बताइए कि WTO के रहते हुए हम हिंदुस्तान में क्या उपाय करें ताकि ये विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रभाव से हमको हमारे देश को हम बचा सकें। मैंने पूछा आपको चिंता क्या हो रही है? उन्होंने कहा मुझे चिंता यह हो रही है कि कल को अमेरिका की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक ब्रांच खोलने जा रही है, तो जितने विद्यालय माने विश्वविद्यालय में, JNU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी पढ़ने जा रहे हैं, ये जाएंगे नहीं, ये सब वहां चले जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और घर बैठे डिग्री मिलेगी, घर बैठे इम्तहान देंगे। उनको अमेरिका भी नहीं जाना है, उनको कहीं नहीं जाना है, तो हमारा JNU बंद हो जाएगा, हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां तो पढ़ाई के बाद डिग्री मिलती है, इम्तहान भी पास करना पड़ता है तब डिग्री मिलती है, यहां तो ऐसी फोकट में मिलने वाली है। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है? JNU बंद हो जाए तो हो जाने दीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद हो जाए तो हो जाने दीजिए, IITs बंद होते हैं हो जाने दीजिए, आप तो चाहते ही हैं कि हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो जाए, हो जाने दीजिए बंद। तो उन्होंने कहा कि भाई देश तो डूब जाएगा फिर। मैंने पूछा कैसे डूब जाएगा? कि देश को चलाने के लिए कुछ अक्ल वाले लोग तो चाहिए, वो यहीं से निकलते हैं, वो तो निकलने ही बंद हो जाएंगे, फिर तो इस देश में सब लालू यादव और राबड़ी देवी ही आ जाएंगे, वो तो देश को बिहार की तरह चलाएंगे, तो क्या होगा? मैंने कहा अगर आपको इतनी ही चिंता है तो अपने प्रधानमंत्री से कहते क्यों नहीं कि WTO में फिर से निगोशिएशन शुरू कराएं और इन शर्तों को बदलवाएं। ये तो आप फालतू में विधवा विलाप कर रहे हैं। विधवा विलाप है। जब एग्रीमेंट साइन हो रहा था तब करना चाहिए था, कंडीशन पढ़ लेनी चाहिए थी। अब साइन हो गया, आप कुछ कर नहीं सकते, अब मुझसे पूछ रहे हैं उपाय बताओ। साइन आपने किया, गू आपने किया, मुझसे कह रहे साफ करो, तो थोड़े नाराज हो गए। मैंने कहा देखिए इसमें नाराज होने की बात नहीं है, आप देश के बारे में अगर बहुत गंभीर हैं इन विषयों को लेकर तो सरकार के अंदर पुनः समीक्षा करवाइए WTO एग्रीमेंट की, वरना आप कोई कंडीशन इनके ऊपर नहीं लगा सकते। आपने कंडीशन लगाया, वो शिकायत करते हैं आपके खिलाफ। तो इस समय बहुत परेशान है। और परेशान उन्होंने, मैंने पूछा कितने यूनिवर्सिटीज का आ गया है आपके पास प्रपोजल, तो उनका 150 विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रपोजल आ गया है। अब मुझे उनके लिए हर हालत में अगले 3 साल के अंदर जमीन उपलब्ध करानी है और कंसेशनल रेट पर उपलब्ध करानी है, 2 रुपए स्क्वायर फीट, 3 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से। और एक स्कूल तो आ रहा है अमेरिका का, वो अड़ा हुआ है कि हमें बसंत एनक्लेव में जगह चाहिए। दिल्ली में बसंत एनक्लेव, बसंत एनक्लेव की आज की कीमत जो है ना 1 एकड़ की 10 करोड़ रुपए है। वहां वो स्कूल चाहता है, हमको जगह चाहिए और 2-3 रुपए स्क्वायर फीट में ये देनी पड़ेगी इनको। तो ये इससे थोड़ा परेशान है। तो मैंने उनसे मजाक में कहा आप तो आंख मींच के शुतुरमुर्ग की तरह करिए जो करना, आंख बंद करिए, हस्ताक्षर करते जाइए जैसे आपकी सरकार करती। ये स्थिति रियलिटी में आई है देश की। तो सर्विसेज के सेक्टर में WTO की कंडीशंस का लागू होना, बैंकों में, बीमा कंपनियों में, शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी घुसेगा, कुछ भी करेगा। और यहां होने वाला क्या है, तमाशा ये होने वाला है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश इस समय बना हुआ है जहां की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा फेलियर क्या है कि हमने पढ़े लिखे बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ी कर दी है इस देश में।
पढ़े लिखे बेरोजगार। इस देश में आप अगर घूम जाएं पूरे देश में तो आपको 8-10 करोड़ नौजवान ऐसे मिल जाएंगे जो कम से कम ग्रेजुएट हैं, बीए हैं, बीकॉम है, बीएससी है, बीटेक है, एमबीबीएस है, कम से कम ग्रेजुएट हैं। ऐसे 8-10 करोड़ नौजवान मिल जाएंगे आपको। पढ़े लिखे बेरोजगारों की कर दी है फौज खड़ी। ये किसी काम पे लगी नहीं है। जब ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहां घूमना शुरू होंगी तो वो इनको उल्लू बनाएंगे। उल्लू कैसे बनाएंगे? वो क्रैश कोर्स करवाएंगे, क्रैश कोर्स। और क्रैश कोर्स किस तरह से करवाएंगे? वो कहेंगे आपको गल्फ जाना है, हाँ जाना है, कौन मना करेगा, आइए 3 महीने के क्रैश कोर्स में ज्वाइन करिए। फीस है $1500, $2000, $3000, सब फीस डॉलर में लेंगे, क्योंकि सरकार उनको ये परमिशन देने जा रही है कि वो फीस अपनी डॉलर में ले सकते हैं। रुपए में फीस ना स्वीकार करें, ये उनको अधिकार होगा। तो फीस बनाएंगे $1500, $2000, $3000, $4000। सिखाएंगे क्या? सिखाएंगे ये कि गल्फ में कैसे रहना, कैसे काम करना। ये क्रैश कोर्स है, ठीक है। अब जैसे ही वो ये दरवाजे पे टांगेंगे, इराक में जाने के लिए, ईरान में जाने के लिए, सऊदी अरब में जाने के लिए, दुबई जाने के लिए, अबू धाबी जाने के लिए क्रैश कोर्स करिए। जैसे आजकल गांव गांव में है ना, अमेरिकन इंग्लिश बोलने के लिए क्रैश कोर्स करिए। कैसी भीड़ लगी रहती है। और अमेरिकन इंग्लिश के प्रति इतनी दीवानगी कैसे है? कॉल सेंटर खुल रहे हैं, तो कॉल सेंटर में कहीं कहीं गुंजाइश है। अब कॉल सेंटर में उतनी गुंजाइश नहीं है, मान लो 40 लोग चाहिए, तो 40,000 लोग क्रैश कोर्स में लगे हुए हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। तो ऐसे ये क्रैश कोर्स शुरू करेंगे। हिंदुस्तान के जो लड़के लड़कियां हैं वो इतने भोले भाले सीधे साधे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से क्रैश कोर्स हो रहा, बड़ी ऊंची चीज है। चलो भैया, $2000 की भी फीस दो, $3000 भी दो, और उस क्रैश कोर्स में बस इतना ही सिखाएंगे, गल्फ में जाना तो कैसे रहना, वहां के नियम क्या हैं, कायदे क्या हैं, कानून क्या है, व्यवस्था कैसी है, डॉर्मेट्रीज में रहना पड़ता है तो कैसे रहना, बक्सा रखने की भी जगह नहीं मिलती है तो बिना बक्से के कैसे रहना, ये सब सिखाते हैं उसमें। एक बार मैं एक क्रैश कोर्स में गया, वो सिखा रहे थे कि दुबई में, अबू धाबी में जाना है, दिल्ली में चलता है। तो मैं बैठ गया उनके यहां पूरे दिन, सवेरे से शाम तक, तो वो यही सिखा रहे थे। दुबई अबू धाबी की हालत है बहुत खराब। ये जो हिंदुस्तानी जाते हैं ना काम करने के लिए मजदूर, आपको यहां लगता है कि बड़े मौज मजे में रहते हैं, मस्ती में, आप बहुत तकलीफ में आ जाएंगे ये जान के कि जो हिंदुस्तानी गल्फ में हैं उनमें 2% के पास अपना घर है बस। 98% डॉर्मेट्रीज में रहते हैं। डॉर्मेट्रीज माने लाइन के लाइन बने हुए दबड़े, दबड़े कहें, दड़बे कहें, बैरक्स, 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 लाइन के लाइन बनी हुई बैरक्स। और बैरक्स में छोटे छोटे कमरे, और एक कमरे में 6-6 चारपाई। कमरे की साइज 8x8, 64 स्क्वायर फीट, 70 स्क्वायर फीट का कमरा, 6 चारपाई। कैसे आएगा? ट्रेन के डिब्बे में कैसे आता है? हाँ, 3 टायर स्लीपर क्लास देखा है, वैसे ही उनके यहां डॉर्मेट्रीज है। तो 3 टायर स्लीपर क्लास है। अब तकलीफ क्या आती है वहां पे, नीचे का जो है आखिरी बर्थ, उसी के नीचे सामान रखना है और 6 लोगों को रखना है। तो वो क्रैश कोर्स में समझाते हैं, भाई अपना बक्सा ऐसे रखना तो उसमें स्पेस कम कवर होगा, ज्यादा बक्सा लेके नहीं जाना, फिर अपने पास ज्यादा पहनने के कपड़े नहीं रखना, 2 ही जोड़े रखना, नहीं तो रखने की जगह नहीं है। अपना साबुनदानी कहां रखना, जब बाहर जाना तो साबुनदानी को बक्से में बंद करके जाना, क्योंकि बाकी की भी 6 साबुनदानियां वहां रखी हुई हैं। संडास और बाथरूम के लिए जाना है तो टाइम फिक्स कर लेना, हर एक आदमी को 5-5 मिनट सवेरे सवेरे अंदर जाना है तो 5 मिनट आपका फिक्स कर लेना, 5:55 पे आप जाओगे, 6 बजे वो जाएगा, 6:05 पे वो जाएगा, नहीं तो आपकी बस छूट जाएगी, बस छूट गई तो उस दिन की पगार कट जाएगी। ये है क्रैश कोर्स। और इसके लिए $1,500, $2,000, $3,000। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, इतना पागलपन है दुबई जाने के लिए, अबू धाबी जाने के लिए कि लोग खेत बेच बेच के क्रैश कोर्स कर रहे हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले आंध्रा में गया। आंध्रा में एक जिला है कृष्णा। कृष्णा जिले में ऐसे क्रैश कोर्स चलाने वाली कम से कम 150 संस्थाएं और $1200 फीस। 10 दिन का क्रैश कोर्स, 7 दिन का, 8 दिन का, $1200-1500। अगर रुपए में जोड़ दो तो 44 का गुणा कर लो।
जो करने वाले हैं क्रैश कोर्स वो कौन है? गांव के गरीब किसानों के बेटे या बेटियां जो अपनी जमीन गिरवी रख के पैसा लाए हैं, क्रैश कोर्स करेंगे। फिर वहीं पर एजेंट बैठा है। आपका क्रैश कोर्स पूरा हुआ तो एजेंट कहेगा अब आपको पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, 1.5 लाख रुपए ले आओ। आप लेके दे दो 1.5 लाख रुपए कहीं से कर्ज लेके, अब मैं आपको भेजने की व्यवस्था कराता हूं। तो उनका वो वीजा बनवाएगा, उसमें कमीशन बाजी, उनको ठेल दिया जाएगा। और ठेलने के बाद क्या होगा? वहां उनको सब दर्शन हो जाते हैं नरक और स्वर्ग के। जो लोग इन एजेंटों के माध्यम से चले जाते हैं 3 साल तक तो वापस नहीं आ सकते। 3 साल वापस नहीं आ सकते। 3 साल लगातार रगड़ना पड़ेगा। काम के घंटे सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक, 12 घंटे से कम काम नहीं। और पेमेंट कितना? दुबई में मुश्किल से 10 या 12 दिरहम मिलता है। 10 या 12 दिरहम मुश्किल से, 1 दिरहम में 12 रुपए कुछ पैसे है, तो 125 रुपए के आसपास मिलता है। खाना इतना महंगा कि उसमें कुछ बच नहीं सकता। और हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं। बीमार पड़ जाओ तो वहां मैंने आंखों से देखा है, मर जाना सस्ता है, बीमार पड़ना मुश्किल है। बीमार पड़ो तो इलाज नहीं करा सकते, मर जाओ तो सस्ता है। और मर गए तो लाश यहां आना उससे भी ज्यादा महंगा है। डेड बॉडी नहीं आ सकती, आएगी तो आपके घर के गहने बिक जाएंगे। तो मुझे डर जो लग रहा है वो ये कि ये जो विदेशी यूनिवर्सिटीज आ गई और इन्होंने चालू किया अपना धंधा, ये गांव गांव में बोर्ड टांगेंगे, दुबई जाना है, अबू धाबी जाना है, मेलबोर्न जाना है, कैनबरा जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, न्यू जर्सी जाना है, कोई पेरिस जाएगा, कोई वो मॉन्ट्रियल जाएगा, तो कोई कहीं जाएगा। और हिंदुस्तानियों में एक भयंकर क्रेज है विदेश का। वास्तविकता से दूर हम ये मान के बैठे हैं कि दुनिया का सारा स्वर्ग वहीं है, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में। ये अमेरिका में भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाते हैं ना, 98% सॉफ्टवेयर इंजीनियर डॉर्मेट्रीज में रह रहे हैं। सिर्फ 2% के पास अपना फ्लैट है। वो बताते नहीं है, ये अलग बात है, क्योंकि यहां बेइज्जती होती है। और मुश्किल एक और है कि आप फंस गए अगर इस जो चक्र में और वहां पहुंच गए तो जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज तक काम कर रहे थे, कल सवेरे सैलरी का पैकेट देके, एक चिट्ठी देके रवाना कर देगा, अब नहीं आना। आप ना अदालत में जा सकते हैं, ना कहीं कानून की लड़ाई लड़ सकते हैं। फिर आप क्या करिए? दूसरी कोई नौकरी ढूंढिए। तो होटल में पानी पिलाने की मिले तो पानी पिलाइए, बर्तन घिसने की मिले बर्तन घिसिए, पैकेट बांधने की नौकरी मिले तो पैकेट बांधिए। और यहां मम्मी पापा को कहिए कि मैं बहुत खुशी में हूं, बहुत मजे में हूं, मैंने MBBS कर लिया था, अब मैं यहां पर एक डॉक्टर के यहां काम करता हूं। डॉक्टर का काम क्या करता है? इंजेक्शन लगाने का। ये होता है। और यहां उनके मां बाप छाती चौड़ी करके, मेरा बेटा अमेरिका में है, क्या कर रहा है ये नहीं मालूम है, अमेरिका रह कैसे रहा है ये नहीं मालूम है, अमेरिका में। मेरा बेटा दुबई में है, मेरा बेटा अबू। ये जो हिंदुस्तानियों में मानसिक गुलामी आज भी बसी हुई है, विदेशियों के प्रति आकर्षण, इसका वो भयंकर एनकैशमेंट कराने वाले। और ऐसे ऐसे फ्रॉड होंगे इस देश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे फ्रॉड। कोई एक संस्था आएगी, वो कहेगी कि हम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ एफिलिएटेड हैं। आपके पास कोई रास्ता नहीं है क्रॉस वेरिफिकेशन करने का, और हमको आदत भी नहीं है। उन्होंने कहा हमारा एफिलिएशन MIT के साथ है, हमारी डिग्री MIT वाली है, आप आ जाओ, भर्ती हो जाओ। 1 साल के बाद पता चला उन्होंने 1.5-2 लाख $3 लाख इकट्ठा किए, भाग लिए। अब सरकार जो है परेशान है। FIR आप कराते रहिए, ढूंढने के लिए सरकार जाएगी। वो अमेरिका भाग गए, तो सरकार की ताकत नहीं है कि अमेरिका से गिरफ्तार करा के लाए और हिंदुस्तान में मुकदमा चलाए। ऐसे फ्रॉड होंगे, क्योंकि एजुकेशन जो यूरोप और अमेरिका में है वो बिजनेस है, व्यापार है, वो ज्ञान देने का साधन नहीं है। वहां तो सारे प्रोफेसर्स कहते हैं अगर आपको ज्ञान लेना है तो एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ज्ञान तो ऐसे ही मिलता है। इस एजुकेशन में आना, ये तो डिग्री देती है सिर्फ, ज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं। और ये जो विदेशी एजुकेशन सिस्टम है, इसका अगर टेस्टिंग करना हो
तो दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स की रिपोर्टें आप उनको पढ़ें तो आपको हंसी आएगी। वो ये कहते हैं कि यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़े हुए विद्यार्थी, अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में पढ़े हुए विद्यार्थी लोएस्ट आईक्यू के हैं। लोएस्ट आईक्यू के, दुनिया में सबसे कम आईक्यू अगर किन्हीं लोगों का है तो अमेरिकन स्टूडेंट्स का है, सबसे कम आईक्यू। और उसका अगर टेस्ट करना है तो कुछ इस तरह से होता है। एक बार मैं ऐसे ही एक अमरीकी व्यक्ति से बात कर रहा था दिल्ली में। मेरा एक दोस्त है, जेएनयू में प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स में, उसके पास एक स्टूडेंट आता है पीएचडी में, गाइड उसने बना रखा है, वो पीएचडी कर रहा है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से है, अमेरिकन। तो ऐसी बात कर रहा था तो मैंने ऐसे मजाक में कह दिया कि ये अमेरिकन तो आईक्यू में बहुत नीचे हैं। उसने कहा हाँ हाँ, मेरे सामने बैठा है, बात करके देख लो। तो हम और वो हिंदी में बात कर रहे थे, वो समझ नहीं रहा था। तो उसने कहा मैं इसका टेस्ट ले लूं? मैंने कहा ले लो। मैंने कहा तुम ले लो। नहीं, उनका तुम पूछो ना, इससे एक सवाल तुम्हें पता चल जाएगा इसका आईक्यू क्या। मैंने उसको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, आर यू हैप्पी? तुम खुश हो? उसने कहा जस्ट आई विल चेक इट। आप हंसना इसमें बाद में। उसने कहा ओ जस्ट आई विल चेक इट। मैंने कहा हाउ डू यू चेक इट? तो उसने अपना वो निकाला, ये जो लैपटॉप निकाला, एक प्रोग्राम निकाला, उसमें फीडिंग करना चालू किया। तो उसमें एक प्रोग्राम है अमेरिका में, उसके कुछ वो हैं पैरामीटर्स हैं। आप हैप्पी हैं तो ये होना चाहिए। वहां तो सब कुछ रेडीमेड है ना, तो आप खुश हैं तो ये होता है तो आप खुश। उसने भरना चालू कर दिया उसमें। अंत में उसने क्लिक किया, नो आई एम नॉट हैप्पी। पीएचडी कर रहा है वो, हाँ, और टॉपर है। ये स्थिति है। और इससे भी बुरे हाल है जापानियों के, इससे भी बुरे हाल हैं जापानियों के। माने दुनिया में लोएस्ट आईक्यू के लोगों को आप मिलना चाहते तो अमेरिका जाइए, जापान जाइए, और यहां चले जाइए ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, न्यूजीलैंड चले जाइए, लोएस्ट आईक्यू के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। कारण क्या है? सिस्टम वैसा है, एजुकेशन सिस्टम वैसा है। उसमें उनका दोष नहीं है, उनका कसूर नहीं है। जिस सिस्टम से वो पढ़कर निकले हैं वो है ही ऐसा। फिर मैंने उससे, मेरे जो दोस्त प्रोफेसर से पूछा, मैंने कहा तुम्हारे पास ऐसे और कितने स्टूडेंट आते हैं? उसने कहा जर्मनी वाला आता है, हाँ ठीक है, थोड़ा ये आ जाते हैं जर्मनी वाले, फ्रांस वाले। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा आईक्यू किन में है? उन्होंने कहा या तो भारतीय में, या तो चाइनीज में। मैंने पूछा चाइना और भारत में कंपैरिजन करें तो उसने कहा निश्चित रूप से भारतीय। तो मैंने पूछा अगर एक स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम बताओ तो? उसने कहा भारत का सामान्य रूप से कक्षा 8 या 9 का विद्यार्थी जितना आईक्यू रखता है उतना अमेरिका में कोई पीएचडी स्कॉलर नहीं रखता, सामान्य रूप से। तो होने वाला क्या है कि एकदम सड़ा हुआ सिस्टम एजुकेशन का उनका भारत में आके छाएगा। और हिंदुस्तानी लोगों की एक बुरी आदत है कि जो कुछ विदेश से आता है वो सब अच्छा है। अमेरिका से आया है, यूरोप से आया है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि गोरे लोग लाए हैं, गोरे लोग पढ़ा रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा। इसी में मारे जाएंगे और वो कुछ नहीं करेंगे, यहां से डॉलर लूट लूट के लेके जाएंगे। तो एजुकेशन में अगर ये विदेशी आते हैं तो शिक्षा का जो हिंदुस्तान में थोड़ा भी स्तर है ये आपको अपनी आंखों के सामने बहते हुए अभी 3-4 साल में दिखाई देगा। वैसे हम हिंदुस्तानी परेशान हैं इस बात को लेके कि हमारी शिक्षा कुछ काम की नहीं है। उसकी सबसे बड़ी परेशानी है कि हमने डिग्री होल्डर बेरोजगार तो पैदा किए हैं, इनके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नेटवर्किंग भी नहीं। हम एक काम से परेशान है। लेकिन इससे भी ज्यादा खराब स्थिति अगले 2 साल में दिखाई देने वाली है जब ये विदेशी विश्वविद्यालय आते हैं। और ऐसे ही विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे, विदेशी वकील आएंगे। अब विदेशी वकील आएंगे, उनको परमिशन है। इसके लिए भारत सरकार ने इंडियन एडवोकेट्स एक्ट को चेंज करने का तय कर लिया और काफी कुछ चेंज कर भी दिया है। सीपीसी चेंज कर दिया है ताकि विदेशी एडवोकेट आके यहां प्रैक्टिस कर सके। अब वो आके प्रैक्टिस करेंगे और हिंदुस्तान के कानून का कोई ज्ञान खास उनको है नहीं,
लेकिन भारत के लोगों में जो मानसिकता है ना गुलामी की, कि विदेशी वकील है इसी को केस देना, हाँ होता है ना हमारे देश में। हम लोग बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल करते रहते हैं। अभी हमने एक केस जीता है केरल हाई कोर्ट में एंडोसल्फान बनाने वाली एक कंपनी के खिलाफ। वो कंपनी अमेरिका और भारत के जॉइंट वेंचर में चलती है, गुजरात में उनकी फैक्ट्री है, उनके खिलाफ हमने केस लड़ा। तो उन्होंने विदेश से 3 वकील बुलाए। जिस दिन उन्होंने तय किया उस दिन हम मन ही मन में खुश थे कि ये अब हारेंगे। और हमारे पास जो वकील है वो एक ऐसा लड़का है जो अभी LLB पास होकर निकला है और उसको केस चाहिए था। उसने कहा फोकट में दे दो, मैं करने को तैयार हूं, लेकिन ये केस मुझे दे दो। मैंने कहा भाई तुम पिटीशन ड्राफ्ट कर लो। उसने कहा नहीं पिटीशन तो आप ड्राफ्ट करिए, मैं अपीयर होऊंगा कोर्ट पे। तो उसको पहला केस हमने दे दिया। ये बहस वो करना नहीं जानता क्योंकि अभी निकला है। बहस सब हमने किया, नाम के लिए उसका हर जगह इस्तेमाल हमने किया। नतीजा क्या हुआ, वो तीनों अमेरिकन वकीलों के सामने हम जीते, कंपनी हार गई। मैंने उनको पूछा कंपनी वालों को कि फीस कितना दिया था, तो एक एक वकील को एक एक अपीयरेंस के लिए $25,000 दिया था और आने जाने का टिकट अलग से। $25,000 एक जब डेट पड़ेगी वो आएंगे, माने $75,000 3 वकीलों का खर्च होता था। आने जाने का खर्चा अलग से देते थे। 5 स्टार होटल में वो त्रिवेंद्रम में ठहरते थे, उसका खर्चा अलग से देते थे। इतना सब कंपनी ने किया और केस हार गए। और हारे कैसे, वो कुछ भी बहस नहीं कर पाए। हम उनके सामने जो भी तर्क दें वो किताब खोल के देखना चालू करें। जज परेशान हुआ, उन्होंने कहा ये क्या पागल लोग हैं, उसका टाइम वेस्ट होता था। हम एक बात कहें वो फटाफट खोलना शुरू करें। हमने कहा कि एंडोसल्फान के केमिकल कंटेंट ये है और इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं वगैरह वगैरह, इसमें हैवी मेटल ये है। अब वो केमिस्ट्री की बुक लाके उसको खोल खोल के पढ़ रहा। जज कहने लगा तुम पहले से पढ़ के क्यों नहीं आते, तो उसने कहा सॉरी, वी आर वेरी सॉरी, वी आर अमेरिकन, ऐसा वो। तो वो आधा तो ऐसे ही झल्ला गया था जज, इसलिए हमारे फेवर में जजमेंट आया। एक कारण ये भी है, लेकिन मेरिट में हम देख रहे थे, कुछ नहीं बात कर पाए। लेकिन फिर भी ये जो कंपनी है उसको ऐसा लगता था कि अमेरिकन वकील बहुत इंटेलिजेंट होंगे, केस जिता देंगे। रिजल्ट ये। तो भारत के सभी वर्ग के लोगों में एक मानसिक गुलामी है कि जो विदेश से आता है वो सब अच्छा है। वकील आए तो अच्छा है, डॉक्टर आए तो अच्छा है, इंजीनियर आए तो अच्छा है, प्रोफेसर आए तो अच्छा है, वहां से कंप्यूटर आए तो अच्छा है, सॉफ्टवेयर आए तो अच्छा है, ये सब कुछ विदेश से आए तो अच्छा है। अभी ये हमारे दीपक भाई बता रहे हैं स्टेट बैंक वालों ने एक ऑस्ट्रेलिया से सॉफ्टवेयर लाया है, यहां की बैंकों में लगा दिया है। एक एक दिन पूरा हेल्ड अप हो जाता है, कंप्यूटर काम नहीं करता, बैंक में काम नहीं होता। अब उनको यह सुनाया जा रहा है कि भैया सब बैंकें जब इस सॉफ्टवेयर से जुड़ जाएंगी तो अच्छा काम होगा, गारंटी कुछ नहीं। ऐसे मूर्ख लोग इस देश में हैं। हिंदुस्तान में एक से एक अच्छा सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। हिंदुस्तान का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर आप जानते हैं, पूना के लड़कों ने बना के दिया है सीडेक में, जो हिंदुस्तान के सभी रेलवे स्टेशन पे काम करता है। ये जो रिजर्वेशन वाला सॉफ्टवेयर है ये पूना के लड़कों ने बनाया। सीडेक में पढ़ते हैं, प्रोफेसर लेवल के नहीं है, सिर्फ पढ़ते हैं, उन्होंने बना के दिया इस क्वालिटी का। ये बैंक वाले भी बनवा सकते थे, लेकिन इनको लगता ऑस्ट्रेलिया से आएगा तो बहुत अच्छा है, अमेरिका से आए तो और भी अच्छा है। एक एक दो दिन बैंक बंद पड़ी रहे वो चलेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं बदलेंगे। और आज दीपक भाई बता रहे थे कि बैंक बंद हो जाने से जो नुकसान है वो सॉफ्टवेयर की कीमत से ज्यादा। तो ऐसे अक्ल हमारी बंद हो गई है, हर चीज विदेश से आए, हर चीज विदेश से आए वही अच्छी है। ये जो मानसिकता है इसका दुष्परिणाम यहां सर्विसेज में दिखाई देगा, और वो दुष्परिणाम अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। देखिए विदेशी बैंकें आई हैं, विदेशी बैंकों ने कोई सेवा का काम यहां नहीं किया। सच में सर्विसेज का माने होता है सेवा देना। सेवा देना माने सुनामी भूकंप आया, किसी ने कोई सेवा नहीं दी। गुजरात में भूकंप आया, किसी विदेशी बैंक ने कोई सेवा नहीं दी। उसके बाद भारत में कितने कितने तकलीफ आए, कारगिल आया युद्ध, कोई भी विदेशी बैंक के किसी अधिकारी ने ₹1 का चेक नहीं दिया। तो वास्तव में तो सेवा कुछ दिया नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाया है। इन विदेशी बैंकों की क्या स्थिति हो गई है, साधारण से विदेशी बैंकों की मैं बताता हूं। सिटी बैंक ऑफ अमेरिका 12 साल पहले आया, एक ब्रांच उनकी थी, बेंगलोर से शुरू हुई। आज 12 साल में उनकी हिंदुस्तान में 178 ब्रांचें हो गई। और जब आए थे तो डिपॉजिट कुछ नहीं था, आज उनका टोटल डिपॉजिट हिंदुस्तान के पंजाब नेशनल बैंक के बराबर आ गया।
स्टेट बैंक से तो नीचे है लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के बराबर। कैसे आया? हिंदुस्तान का वो क्लास जो ये मानता है कि जो भी विदेशी आएगा वो अच्छा है, उसने अपने बैंक अकाउंट शिफ्ट कर दिए सिटी बैंक ऑफ अमेरिका में। और हिंदुस्तान में एक क्लास ऐसा भी है जो ये मानता है कि विदेशी बैंकें अच्छी सर्विसेज देती हैं। अच्छी सर्विसेज का माने क्या होता है? वहां एक लड़की बैठी है रिसेप्शन पे, ऊपर से कपड़े कम है, नीचे से भी कपड़े कम है, वो मुस्कुरा रही है, तो अच्छी सर्विसेज। ये डेफिनेशन है हमारे देश में अच्छी सर्विसेज का। ऊपर भी कपड़े कम, नीचे भी कपड़े कम, काउंटर पे बैठी है, मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा के आपका, भले ही वो नकली मुस्कुराहट है, अंदर से कुछ भी नहीं है, लेकिन सर्विसेज बहुत अच्छी दे रही है, जोरदार है। एक वर्ग तो है ही हिंदुस्तान का जो थोड़ी लंपटता में फंसा हुआ है, पैसा उसके पास आ गया, चलो भैया सिटी बैंक में खाता खोलो, कम से कम उसका दर्शन तो होता रहेगा। बैंक में जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो आते जाते उसका दर्शन करते रहे। फिर दूसरी सर्विसेज का मतलब, वो फोन पे आपको बोल रहे हैं, आपका हालचाल पूछ रहे हैं, आप इसी में गदगद हैं, देखो हालचाल तो पूछ रहे हैं कम से कम। ये हिंदुस्तानी बैंक वाले तो इतने निकम्मे हैं, कभी पूछते ही नहीं है कि हम बीमार हैं, कि सर्दी हो गई, कि जुकाम हो गया, वो हालचाल पूछ रहे हैं। और सर्विसेज का मतलब, एक विदेशी बैंक ने आजकल धंधा शुरू किया है, आप अगर उनके कस्टमर हैं तो आपका टेलीफोन बिल वो जमा करा देंगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल वो जमा करा देंगे, आपके बच्चों के एडमिशन करवाने हो और उनकी फीस भरनी हो तो वो करवा देंगे, आपको सब्जी बाजार से सब्जी मंगवानी हो तो वो मंगवा दे देंगे, उसके लिए थोड़ा सर्विस दे दीजिए, चार्ज दे दीजिए। तो हम कह रहे हैं बहुत अच्छी सर्विसेज है, माने हम कुछ ना करें, हमारे छोटे छोटे काम वो करना शुरू कर दे, भले उसके लिए जेब काटते रहे, हमारे अकाउंट काटते रहे, हम बोलते हैं जी सर्विसेज बहुत अच्छी है उनकी। सर्विसेज की ये डेफिनेशन है। ये इसके गंभीर डेफिनेशन में कभी हम जाते नहीं कि कल को वो सब धंधा चौपट करके हिंदुस्तान से लूट के ले जाए आपका जमा धन, तो क्या करेंगे। सिटी बैंक ऑफ अमेरिका ने एक बहुत बड़ा स्कैम इस देश में किया है, हर्षद मेहता घोटाला। सिटी बैंक घोटाला था, नाम हर्षद मेहता घोटाला। उसने क्या किया कि हिंदुस्तान के लोगों के खून पसीने की कमाई का पैसा जो सिटी बैंक में जमा था, वो हर्षद मेहता के थ्रू शेयर बाजार में लगवा दिया, और बाजार डूब गया। डूब नहीं था, क्योंकि विदेशी कंपनियों का नियम है, बाजार को एक लिमिट तक चढ़ाते हैं, फिर गिराते हैं, लूट के ले जाते हैं, तो डुबो दिया, पैसा डूब गया। सरकार ने इंक्वायरी कराई, इंक्वायरी में समझ में आया कि सिटी बैंक ने सारा किया है। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे यही मनमोहन सिंह। इनको पूछा गया कि इंक्वायरी में जब आपको पता चला है कि सिटी बैंक ने ये किया, आप क्या एक्शन लेंगे? तो उनका एक्शन तो लेना चाहिए, लेकिन हम लेंगे नहीं। क्यों? कि इससे गलत मैसेज जाएगा। माने सिटी बैंक ने फ्रॉड किया, उस फ्रॉड के खिलाफ भारत सरकार को एक्शन लेना पड़े तो इससे गलत मैसेज जाएगा। तो सही मैसेज क्या होता है? वो फ्रॉड करते रहे और आप उनको परमिशन देते रहो। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फ्रॉड जिस विदेशी बैंक ने कर दिया वो सिटी बैंक, हजारों करोड़ रुपए लोगों का डूब गया वो सिटी बैंक के कारण। सरकार आज तक उसके खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार नहीं। और इसी देश की बैंक ने अमेरिका में छोटा सा एक गलती कर दिया था तो उनको इतना तड़ी मारा है, इतना जबरदस्त उनसे कंपेंसेशन ले लिया, हाथ पैर हिल गए सबके। सरकार उस पर भी बोलने को तैयार है। तो ये विदेशियों के हाथ में सब कुछ देते चले जाना, अपनी बैंकों को, अपनी बीमा कंपनियों को। और मुझे सबसे बड़ा दुख ये होता है कि भारत में ये जो विदेशी बैंकें हैं, मैंने लगभग 3-4 महीने पहले एक इसका वो बनाया था पूरा, ये स्टैंडर्ड चार्टेड, सिटी बैंक, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड जो भारत में बिल्कुल तैयार बैठी है घुसने के लिए, ऐसी ऐसी बैंकों का प्रोजेक्शंस क्या है। तो वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो दुनिया में हाईएस्ट सेविंग वाला है। उनके प्रोजेक्शंस क्या है भारत के? वो कहते हैं कि यहां सेविंग्स बहुत है। और हिंदुस्तान की सरकार भी कहती है कि हमारा जो जीडीपी है लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास है, उसका 25-26% हमारे नेशनल सेविंग्स है। माने हर साल हम हिंदुस्तान के लोग 5 से 6 लाख करोड़ रुपए की बचत करते हैं हमारे जीडीपी के हिसाब से। ये बचत पर उनकी नजर है। वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तानी लोग ये बचत कहीं तो रखेंगे, तो कहीं रखने में सबसे बड़ा है बैंक, बाद में आती हैं बीमा कंपनियां, बाद में आती हैं और दूसरी सर्विसेज। तो वो कहते हैं कि पूरा पैकेज लेके हिंदुस्तान में घुसो।
बैंक भी लेके आओ, बीमा कंपनियां भी लेके आओ, दूसरी संस्थाएं भी लेके आओ, ताकि हिंदुस्तानी लोगों के पास ये जो बचत की पूंजी है ये भारत की हमारे हाथों में आए और उस पर उनको भरपूर प्रॉफिट कैसा, वो आपकी ही बचत आपके ही देश में इन्वेस्ट कराते जाएं और उस पर से जो मुनाफा निकालते जाएं, वो भी बहुत है। और मैं तो कई बार ये हिसाब देखता हूं कि वो कुछ ना करें, भारत में आके अपने ऑफिस ही खोलें और वहां से पैसा लाके यहां रखना शुरू कर दें, तो यहां जो सेविंग्स के रेट हैं वो उनसे 4 गुने ज्यादा है। 1.5-2% के जो सेविंग्स रेट है सामान्य रूप से, वो यहां 5-5.5-6% है। तो वहां से पैसा लाना, भारत में रखना, तो इसी में कमाई है। घाटा क्या है आप बताओ? वहां 1.5% देना है, 2% देना है, यहां 5-5.5% मिल रहा है। 3% का फायदा तो बहुत बड़ा फायदा होता है बैंकिंग सेक्टर में, हजारों करोड़ में होता है वो तो हमारी ही सेविंग से मुनाफा कमा के लूट के ले जाएं और हमने जो उनको दे रखा है जमा रखने के लिए, वो जरूरत पड़ने पर हमारे देश के काम ना आए। अभी सुनामी में जरूरत थी, मना कर दिया उन्होंने। गुजरात भूकंप में जरूरत थी, मना कर दिया उन्होंने। कारगिल युद्ध में जरूरत थी, मना कर दिया। तो ऐसे ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का फायदा क्या, जो देश को 1% भी मदद नहीं करे कहीं भी। अब इसमें सबसे बड़ा जो कुतर्क चल रहा है हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों के और सर्विसेज के फेवर में, कि भारत की बैंकिंग सेक्टर या भारत की इंश्योरेंस कंपनियां सर्विसेज नहीं देती है। ये एक हवा चली है और ये हवा बहुत तेजी से चली है। इस हवा में अच्छे अच्छे लोग प्रभावित हैं। अच्छे अच्छे से मतलब हमारे साथ रात दिन काम करने वाले कार्यकर्ता भी इस हवा में प्रभावित है। विदेशी बैंकें बहुत सर्विसेज देती हैं, ये कभी ध्यान नहीं देते कि सर्विसेज क्या देती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि सुनामी भूकंप में जितने लोग मरे, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको बैंकों में नौकरी दे दो, इनके परिवार के जिंदा बचे हुए लोग। कोई विदेशी बैंक देने को तैयार नहीं, भारत की बैंकें दे रही। और कई बैंकों में मैं जाके आया, अंडमान में लायकियत नहीं है, उनका बेटा या बेटी 18-20 साल के हैं, लेकिन 9वीं पास भी नहीं है, 10वीं पास भी नहीं है, फिर भी बैंकों ने रख लिया। चलो चपरासी का काम तो करेगा, लेकिन चपरासी की भी पगार महीने की 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए जिंदगी भर के लिए फिक्स हो गया। उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, नौकरी दे दी उनको, जो एक भी विदेशी बैंक देने को तैयार। तो हम कहते हैं उनकी सर्विसेज अच्छी है। क्या सर्विसेज अच्छी है? बस यही ना कि वो एक लड़की बैठी है उनके रिसेप्शन पे कम कपड़े पहने हुए जो मुस्कुराती रहती है, ये सर्विसेज थोड़ी होती है। सर्विसेज ये होती है कि जरूरत पड़ने पर हिंदुस्तान के हजारों लोगों को नौकरी दे दिया उन्होंने। इंश्योरेंस वाले एडजस्ट कर रहे हैं, बैंकिंग वाले एडजस्ट कर रहे हैं। और मैं वहां स्टेट बैंक वालों से मिला था मद्रास में, मैंने पूछा आप ये जो गांव गोद ले लिया है इसमें कहां से खर्चा ला रहे हैं? उन्होंने कहा हमने सबसे सैलरी का 1-1 महीने का इकट्ठा करके, उनकी भावना देखो कि हमारे भाई हैं, तो अपने अपने सैलरी के पैसे इकट्ठा करके घर बना के दे रहे हैं, नौकरी उनको दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, टाइपिंग सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं। और उनमें से कई को तो ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि साबुन बना लो, मंजन बना लो, लोन दे देंगे, लोन से इंडस्ट्री चला लो। एक भी विदेशी बैंक ये सर्विस नहीं दे रही है वहां पे सुनामी प्रभावित एरिया। और ना इस तरह की सर्विस गुजरात में दिया था इन्होंने जब भूकंप आया था। उसका तो मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, दोनों जगह का, सुनामी का भी और गुजरात। हमने 4 महीने वहां काम किया था। गुजरात के बहुत सारे इलाकों में जो गांव तबाह हो गए थे, वहां पर बहुत अच्छी क्वालिटी के खादी के कपड़े बनते थे। इन लोगों ने दोबारा अपनी काम शुरू करने के लिए भारत की बैंकों से लोन मांगा, फटाक से मिला। विदेशी बैंकों के सामने और भारत की प्राइवेट बैंकों के सामने प्रपोजल रखा, सब रिजेक्ट किया उन्होंने, एक भी प्रपोजल स्वीकार नहीं किया उन्होंने। क्यों? वायबल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, डूब जाएगा हमारा पैसा। तो ठीक है, सेवा में जाएगा। नहीं साहब, हम सेवा नहीं देते हैं, हम प्रॉफिट पे काम करते हैं। तो जो रियल सर्विसेज होती है वो ये होती है, लेकिन हमको ये दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हमारे सोचने का तरीका, देखने का तरीका बहुत शैलो हो गया है। थोड़ा अंदर घुस के नहीं देखते हैं कि सर्विसेज वास्तव में होती क्या है। हिंदुस्तान में सर्विसेज देने का काम रियलिटी में अगर किसी ने किया है थोड़ा बहुत, तो भारत की पब्लिक सेक्टर बैंकों ने, बीमा कंपनियों ने या हमारी संस्थाओं ने किया है। न कोई विदेशी बैंक ने, न कोई विदेशी बीमा कंपनी ने, न विदेशी किसी संस्था ने थोड़ी भी सर्विस दी हो, ऐसा एक भी उदाहरण पूरे देश में नहीं।
कितने ऐसे मैंने देखा है पानी के प्याऊ हैं जो बैंकों द्वारा चलाए जा रहे हैं, कितने ही स्थानों पर। रेलवे स्टेशन पे मैंने देखा बैठने के लिए बेंचें बनाई हुई हैं बैंकों ने। कितने ही ऐसे हवाई अड्डे मैंने देखे हैं जहां पर जो जाने वाला यात्री है उसको छोड़ने के लिए आने वाले लोगों के बैठने की व्यवस्था कराई हुई है, जो एयरपोर्ट वाले भी नहीं कराते हैं। कितने ही ऐसे गांव मैंने देखे हैं जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों ने बस अड्डा बनवा दिया है, बस अड्डे के बाहर प्याऊ लगवा दिया है, वहां बैठने की व्यवस्था की हुई है। कितनी ही जगहों पर मैंने देखा है LIC वालों ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वालों ने स्कूल के स्कूल गोद ले रखे हैं, जहां हर साल वो फंड्स भिजवाते हैं, उनको ड्रेस बनवाते हैं, उनके स्कूल यहां आप भिलाई में देखो, आसपास में देखो। मैं कल पता नहीं किस गांव में गया था, जेवरा गांव में मैंने पूछा ये स्कूल किसने बनाया, तो भिलाई स्टील प्लांट ने बनाया। भिलाई स्टील प्लांट स्कूल बना सकता है, लेकिन इस छत्तीसगढ़ में एक स्कूल ऐसा दिखा दो जो किसी विदेशी बैंक ने बनाया हो, या विदेशी बीमा कंपनी ने बनाया हो, या कोई ऐसी कंपनी ने बनाया हो जो भिलाई में 20 साल से धंधा कर रही है, कोलगेट, पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बुल, रैकेट एंड कोलमैन, हिंदुस्तान लीवर वगैरह वगैरह, या लाफार्ज जो सीमेंट बेचने आई है, इसने कहीं कोई स्कूल बनाया हो। सर्विसेज तो ये होती है, समाज की जरूरत के लिए जो कुछ चाहिए वो उपलब्ध कराना, वो सर्विसेज है। और उससे भी ज्यादा समाज को जब बहुत अधिक जरूरत की आवश्यकता हो, कोई प्राकृतिक विपत्ति आ गई हो, उस समय लोगों के साथ खड़े हो जाना, उससे बड़ी सर्विस कोई नहीं होती, उससे बड़ी कोई सर्विस नहीं होती। क्योंकि उस समय जब चारों तरफ उनको घटाटोप दिखाई देता है, उसमें जब आप सहारा बन के खड़े होते हैं, बीमा के रूप में या बैंकिंग के रूप में या किसी और रूप में, वो शायद सबसे बड़ी सर्विस होती है। ये सर्विसेज की डेफिनेशन हमने गुमा दिया। हम देखते हैं उनकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, मार्बल अच्छा लगा है, टेलीफोन रोज कर लेते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं, अब तो बिजली का बिल भरने को तैयार हैं, आपके घर के बच्चे की पोतड़ी धोने को भी थोड़े दिन में तैयार हो जाएंगे, आप धुलवा लो उनसे। आपका उनको एक अकाउंट चाहिए अपने यहां। और आप मुझे एक बात बताओ, कोई विदेशी बैंक है जो 50 रुपए में बैंक अकाउंट खोल दे आपका? मैंने मेरे विद्यार्थी जीवन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 50 रुपए में मेरा अकाउंट खोला था, और वो अकाउंट बहुत दिन तक इनऑपरेटिव रहा। हर साल बैंक की तरफ से एक चिट्ठी आती थी और मुझे याद दिलाते थे। फिर एक दिन मैंने कहा बंद कर दो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो भी उन्होंने कहा कि आप हमारे कस्टमर रहे इतने साल तक। मैंने हिंदुस्तान में कोई विदेशी बैंक में पता किया कि भैया 50 रुपए में अकाउंट खुल सकता है क्या? उन्होंने कहा किस जमाने की बात कर रहे हैं आप? एक दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंतिम से अंतिम गांव में जाकर अगर कोई विदेशी बैंक शाखा लगाने को तैयार हो तो मुझे बताओ। हिंदुस्तान में एक भी विदेशी बैंक, मान लो सिटी बैंक ऑफ अमेरिका, ANZ, डुंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टेड, भारत के गरीब से गरीब गांव, अंतिम गांव जिनको कहा जाता है, वहां शाखा लगाने को तैयार है क्या? वो कहते हैं जी काय को लगाएं, ये तो घाटे वाली चीज है। और हिंदुस्तान की नेशनलाइज बैंकें सभी ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव में शाखाएं चला रही हैं जहां पर स्टाफ की सैलरी पर होने वाला खर्चा वहां जमा होने वाली रकम से कई गुना ज्यादा है, फिर भी वो चल रहा है क्योंकि सर्विस देनी है। मेरे अपने गांव की मैं बता सकता हूं, मेरे गांव में बिजली नहीं है लेकिन स्टेट बैंक की शाखा है। मेरे गांव में बिजली नहीं है, सड़क भी नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं बस से उतर के, तब मेरे गांव में पहुंचने का नंबर आता है। तो मेरे गांव में स्टेट बैंक की शाखा है। वहां पे जितने कर्मचारी काम करते हैं, मैंने उनसे पूछा आपकी तनख्वाह कितनी है, तो महीने की तनख्वाह के बराबर डिपॉजिट नहीं आता। फिर भी वो वहां बैठे हैं बेचारे, पंखा नहीं रहता है, बिजली नहीं रहती है, काम करते हैं, पसीना पसीना होते रहते हैं। गांव वालों की थोड़ी मदद हो जाती है उसमें, क्योंकि चोरी बोरी बहुत होती थी तो पैसा जमा करने लगे तो चोरी कम। तो ऐसे दूर दराज में जाके छोटी छोटी शाखाएं खोलना जिनसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, ऐसी शाखाएं खोलना, उन गांव में कभी स्कूल खोलने में मदद करना, प्याऊ बनवाना, बैठने के लिए बेंच में लगवाना, जगह जगह बस स्टैंड के लिए छत डलवाना, ऐसे ऐसे सब काम तो भारत की बैंकें, भारत की बीमा कंपनियां कर रही हैं। ये है सर्विसेज। लेकिन प्रचार क्या हो रहा है कि विदेशी बैंकें सर्विसेज बहुत देती हैं, कुछ सर्विस नहीं देती।
लिप सर्विस देती है, बस। रियल सर्विस कुछ नहीं है, लिप सर्विस है। आपको गुड मॉर्निंग करेंगे, हेलो करेंगे, सवेरे करेंगे, शाम को करेंगे, बस इतना ही है। आप बीमार हो गए, हालांकि दवा नहीं दिलवाएंगे, लेकिन आपसे सहानुभूति ऐसी जताएंगे जैसे आपके सबसे बड़े खैर ख्वाब वही है। हाँ, हमको तो बड़ा दुख है, आपको माइग्रेन हो गया है, आपको ऐसा हो गया है, तो कहो ना भैया इलाज करा दो, वो आप करा लो, बस हम आपको लिप सर्विस दे सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा है साहब, ऐसे हैं वो। सर्विसेज में कभी विश्वास नहीं करते हैं, वो सिर्फ धंधा करने आते हैं। धंधा करने के लिए घुसे हैं, धंधा ही करेंगे और मुनाफा कमा के लेके जाएंगे। वो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देता है कि हमारे खून पसीने की कमाई हम उनके यहां जमा करें, वो हमारे ही काम ना आए। हिंदुस्तान की सभी बैंकें, सभी बीमा कंपनियां सरकार को हर साल नेट प्रॉफिट देती हैं, आप जानते हैं। वही नेट प्रॉफिट पंचवर्षीय योजना के काम आता है, वही उसी से सारी हमारे देश की योजनाएं बनती हैं विकास की। पता नहीं कितनी बैंकों के, कितनी बीमा कंपनियों के दिए गए प्रॉफिट के पैसे से हिंदुस्तान में कितनी सड़कें बनी। ये जो बिजली घर चल रहे हैं ना हिंदुस्तान में, पावर हाउसेस, सबसे ज्यादा पैसा इनमें LIC GIC का लगा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। इसी तरह से हिंदुस्तान में ये जो कम खर्चे के घर बनाने की योजनाएं जो भारत सरकार ने बनाई है ना, जिसमें आज तक शायद 10 या 12 लाख घर बन चुके हैं अलग अलग स्थानों, ये सब LIC GIC और बैंकों के पैसे का है। कोई विदेशी बैंक ने मदद नहीं की है इसमें। तो रियल सर्विसेज तो हमारे ही लोग देंगे, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, उनको हमारा दुख दर्द भी समझता है। अब उसमें क्या होता है, हम छोटी बातों में ज्यादा फंसते हैं। छोटी बात कैसी, हम कहते हैं जी स्टेट बैंक वाले जाते हैं तो हमको नमस्ते नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, हमारा मुस्कुरा के स्वागत नहीं करते, वगैरह वगैरह। वो कहते हैं बड़े मैकेनाइज तरीके के काम करते हैं, ठीक है। अब ये छोटी बात में हम फंसे हैं, इससे बड़े काम जो वो कर रहे हैं वो हम छोड़ देते हैं सब। कभी हमने पूछने की कोशिश की है कि ये स्टेट बैंक वाले क्यों नहीं मुस्कुरा पाते? इसलिए नहीं मुस्कुरा पाते कि उनके ऊपर काम का बोझा इतना है कि वो चाहे भी तो नहीं मुस्कुरा सकते। मैंने एक बार स्टेट बैंक के, मेरे एक दोस्त हैं, इनके स्टेट बैंक के वो पता नहीं क्या बहुत बड़े पद पर हैं, GM है, पता नहीं क्या है। बंबई में कभी कभी मैं उनके घर जाता हूं। एक बार मैंने उनसे पूछा कि स्टेट बैंक में जितनी वैकेंसीज हैं वो सभी पूरी हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं राजीव भाई पूरी नहीं है। फिर मैंने कहा ये काम कैसे चल रहा है? उन्होंने कहा ऐसे चल रहा है कि एक आदमी से 3 आदमी का काम ले रहे हैं। मैंने कहा फिर तो वो मुस्कुराने से रहा, आपने गधा बना दिया, उसको बैल बना दिया, वो है कैसे मुस्कुराएगा? एक आदमी को सैलरी दो और 3 आदमी का काम निकालो, तो तेल निकाल रहे हो आप तो उसका। तो उनका हम क्या करें, ग्लोबलाइजेशन के जमाने में यही सब करना पड़ता है। माने ग्लोबलाइजेशन ने इतनी मार मारी है इन कर्मचारियों को कि ये बेचारे 3 आदमी का काम एक आदमी कर रहा है। फिर मैंने उनसे पूछा कंप्यूटर आ गया आपके यहां तो बहुत लाभ हो गया, सुविधा। उन्होंने कहा कुछ सुविधा नहीं हुई है, कोई सुविधा नहीं हुई है, बहुत सारे टेंशन और बढ़ गए हैं। वायरस घुस जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी फेल हो जाता है, कभी नेटवर्क फेल हो जाता है। एक जगह तो उन्होंने मुझे यहां तक मान लिया कि हम पहले मैनुअल रजिस्टर बनाते थे, वो अच्छा था, समय भी कम लगता था, काम भी आसानी से होता था और पक्का होता था, और उसमें ट्रेनिंग होती थी। रियल ट्रेनिंग तो वही होती है ना अकाउंट बनाने की। तो वो रियल ट्रेनिंग लेके आदमी जब जाता था तो उसको ज्ञान पहले से ज्यादा होता था और वो चाहे तो दूसरों को बांट सकता था। लेकिन अब जब कंप्यूटराइजेशन हुआ है, ज्ञान जो है ना विशेषज्ञता का हो गया है, उसकी ट्रेनिंग बंद हो गई। तो हम कई बार शिकायत करते हैं जी बैंक वाले रूड व्यवहार करते हैं। रूड व्यवहार करते हैं इसलिए कि उनके साथ वहां जो व्यवहार हो रहा है वो बहुत खराब, और इतना खराब हो गया है बैंकों के अंदर का माहौल। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनसे कहता हूं तुम लोग प्रमोशन पे क्यों नहीं जाते हो? कहते हैं प्रमोशन पे जाना और बड़ा तकलीफ का काम, इसलिए कहते हैं प्रमोशन नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में अकेला सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर जहां के कर्मचारी प्रमोशन से दूर भागते, हमें नहीं चाहिए, तुम रखो तुम्हारे पास। कारण क्या है? तकलीफ और बढ़ती है, उनको परेशानियां और बढ़ रही। तो उनकी जो तकलीफें हैं वो हमें समझ में नहीं आती। हम क्या मानते हैं कि वो मुस्कुराते नहीं हैं, हमको ठीक से अटेंड नहीं करते हैं, झल्लाते बहुत हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। उसके कारण बहुत हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण है बैंकिंग सेक्टर में काम करने का माहौल दिन ब दिन खराब हुआ है। और माहौल खराब होने का सबसे बड़ा कारण है पोस्टें खाली पड़ी हैं, काम बहुत है,
करने वाले लगातार कम हो रहे हैं। नई भर्तियां बिल्कुल बंद है, करीब करीब बंद है। और लोड कितना बढ़ गया है, पहले जो नंबर ऑफ अकाउंट्स होते थे उससे कई गुने ज्यादा हो गए। जनसंख्या का जैसा ग्रोथ है वैसे ही अकाउंट खुलने का ग्रोथ बढ़ रहा है। अब उनको अकाउंट तो खुलवा लिया, किसी ने 50 रुपए में, किसी ने 100 रुपए में, अब उसको सहेज के रखना, उसी में सिर दर्द है उनका। ज्यादातर भारत की बैंकों के छोटे छोटे अकाउंट जो है ना वो काम के नहीं है, लेकिन देश को सर्विस देनी है इसलिए खोल रखे हैं, क्या करें। तो ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि वो ज्यादा मुस्कुरा नहीं सके या ज्यादा तकलीफ में हमारा साथ न दे सके, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो जितना काम कर रहे हैं, जितनी कम सैलरी पर, वो काम दुनिया में कोई बैंकिंग सिस्टम में करने को तैयार नहीं होता। सिटी बैंक ऑफ अमेरिका में या आईसीआईसी बैंक में मैंने देखा है जिस पोस्ट पर हिंदुस्तानी बैंकों में लोग काम करते हैं ना, उससे 3 गुनी सैलरी पर वहां काम हो रहा है, सेम। और यंग एज के लड़के लड़कियों को इतनी ज्यादा सैलरी देकर वो काम पर ले रहे हैं और वहां 12 घंटे रगड़ते हैं, 14 घंटे रगड़ते हैं। अब इनको सैलरी भी कम है और रगड़ाई इनकी उतनी ही हो रही है। धीरे धीरे भारत की बैंकों में भी काम के घंटे बढ़ते चले जा रहे हैं, सवेरे 9-10 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक तो सामान्य रूप से। मैंने कई गांव में देखा है अब भारत की बैंकें शाम को भी काम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें कंपटीशन में दौड़ना है विदेशी बैंकों के साथ, तो लोड और बढ़ रहा है उनके ऊपर। तो उनके अंदर की जो तकलीफें, परेशानियां ग्लोबलाइजेशन से पैदा हुई हैं पिछले 8-10 वर्षों में, उसका कोई समाधान हुआ नहीं है। उनका भी शरीर है, मशीन तो नहीं है, मानव है। मानव की एक लिमिट होती है काम करने की, मैक्सिमम लिमिट होती है। आप उससे ज्यादा उससे काम कराओ तो टूटने वाला है, अंदर से बिखरने वाला है। तो ज्यादातर बैंक अधिकारी आपको चिड़चिड़े मिलेंगे, बैंक के क्लर्क तो और भी ज्यादा चिड़चिड़े। ऐसे कंडीशन में भी अगर मुस्कुराते हुए वो मिले तो आप समझना धन्य भाग आपके, इतने खराब माहौल में जहां वो काम कर रहे हैं। और सरकार का ऊपर से तलवार लटका हुआ है उनके ऊपर, ग्लोबलाइजेशन का माने रिट्रेंचमेंट करो, भर्ती कम करो, पोस्ट कम करो, ये कम करो, ये कम करो, ये कम, और वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दो, जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दो, ये सब धंधा चलता रहा है हमारे देश में। और जितने लोगों को जबरदस्ती रिटायरमेंट दिया है वहां कोई नई भर्ती हो नहीं रही है, पहले से भी भर्तियां बंद है। तो ये कंडीशंस हैं। फिर भी मैं मानता हूं कि हमारी बैंकों में कहीं कोई कमी है तो वो ठीक की जा सकती है। उसका मतलब ये नहीं है कि विदेशी बैंकों के लिए सब खोल दें हम तो उससे ठीक होने वाला है। ये तो कुछ ऐसी बात हुई कि हमारे घर का लड़का बिगड़ा हुआ है तो पड़ोसी के लड़के को गोद ले लो, वो सुधार देगा, ऐसा नहीं होने वाला। अपने यहां कहीं सिस्टम में कोई खामी है, खरामी है, उसको ठीक करें हम। तो सर्विसेज के सेक्टर में अगर विदेशी आते हैं बहुत तकलीफ की स्थिति है। हमारी सेविंग्स उनके हाथ में जाती है, वो फ्रॉड करते हैं, लूटमार करते हैं, उसको पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप जानते हैं पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक फ्रॉड हुए, सबसे ज्यादा। और किसी भी इकोनॉमिक फ्रॉड में आज तक कोई सजा नहीं हुई है, चाहे वो हर्षद मेहता हो, चाहे हितेन दलाल हो, चाहे XYZ कोई भी हो, किसी को सजा नहीं हुई। हर्षद मेहता अपनी मौत मर गया, वो अलग बात है, हार्ट अटैक से, सजा कुछ भी नहीं। भारत के आर्थिक कानून इतने रद्दी हैं कि कोई सजा होने की व्यवस्था नहीं। और ऊपर के टॉप लीडर्स घोटाले करते हैं, गलतियां करते हैं, भुगतान बेचारा नीचे वाला कर। यूटीआई का सारा घोटाला नेताओं का किया धरा था, मारे गए साधारण लोग, और उन नेताओं को कोई सजा नहीं है जिन्होंने यूटीआई घोटाला किया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मामला सब नेताओं द्वारा खड़ा किया हुआ है। बैंकों से कर्ज दिलवा दिया अपने अपने प्रभाव के लोगों को, अपनी अपनी पार्टी के लोगों को। अब वो कर्ज वापस नहीं दें और बैंक वाले उनसे अधिकार मांगे रेड मारने का, तो अधिकार देने में 10 साल लगा दिया, 10-12 साल। अभी जाके कानून बनाया कि आप रेड कर सकते हैं, संपत्ति जब्त कर सकते हैं। ये पहले ही होना चाहिए था, 91 में होना चाहिए था। तो ये एनपीए इतना बढ़ता नहीं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो हम हमारे देश की परिस्थिति को ध्यान में रखकर समस्याओं का विश्लेषण करें, समाधान उसमें से निकालें, न कि विदेशों को हम ध्यान में रखकर अपनी समस्याओं का विश्लेषण करें और समाधान। हिंदुस्तान के बैंकिंग और बीमा सेक्टर को खत्म कर देंगे अगर ये विदेशी बैंकों को सारी खुली छूट मिल गई तो।
अभी बहुत तकलीफ की स्थिति है। WTO की कंडीशन को सरकार ने लागू करते हुए विदेशी बैंकों को खुली छूट दे दिया है कि भारत की किसी भी बैंक को आप टेक ओवर कर सकते हो, किसी भी बैंक को वो टेक ओवर। अब उनके पास पैसे की ताकत है, वो एक एक करके आपकी बैंकों को टेक ओवर करना शुरू कर दें, धीरे धीरे सब खत्म हो जाए। ये बहुत तकलीफ की स्थिति है। WTO की एक एक कंडीशन खराब दिशा में जा रही। तो अब प्रश्न क्या है कि क्या करें हम सब लोग? तो मुझे ऐसा लगता है कि WTO के सर्विस सेक्टर पर जिन लोगों के ऊपर मार पड़ने वाली है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे पहले ये दो जगह मार होने वाली। नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में ये जो वकालत का काम है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम है, एजुकेशन का काम है, इस पे मार आने वाली है 2-3 साल के अंदर। तो इन सब लोगों को हम क्यों नहीं इकट्ठा करें? क्योंकि वो एक ही जगह पीड़ित हो रहे हैं सबके सब। बैंकिंग और इंश्योरेंस वाले भी WTO से परेशान है, एजुकेशन वाले भी होंगे, फिर ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले बहुत परेशान होना शुरू हो गया है। विदेशी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म आ गई हैं, उन्होंने धंधे शुरू कर दिए हैं। परिणाम ये हो रहा है कि कल तक जो हमारे देश के इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट होते थे वो अब विदेशी फर्मों के गुलाम हो गए हैं, जी हजूरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं उनके, और उनकी मदद से सारा बिजनेस उन्होंने खींच लिया। जैसे हिंदुस्तान में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 साल से काम कर रहा है, उसका अपना क्लाइंटेल है, विदेशी कंपनी ने उसको ले लिया पगार पे और उसके सारे के सारे क्लाइंट उनके पास आ गए। ऐसे ही वकालत में होने वाला है, ऐसे ही मेडिसिन में, और ऐसे ही जो हॉस्पिटलाइजेशन में, फिर होटल में वगैरह वगैरह। तो इन सभी सेक्टर के लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है और उनको ये बताया जा सकता है कि WTO की इन कंडीशंस के खिलाफ सरकार के ऊपर दबाव बनाए। अभी क्या होता है, अभी सर्विस सेक्टर वाले अपनी लड़ाई लड़ते तो हैं, जनता साथ में नहीं आती उनके। बैंक वाले स्ट्राइक करते हैं, लोग साथ में नहीं आते, लोग गाली और देते हैं क्योंकि लोगों को मालूम नहीं वो क्यों कर रहे हैं स्ट्राइक। और मुश्किल क्या हो रही है, बैंक वाले भी उनको समझाने कभी नहीं जाते कि हम क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो गलती हो रही है इस देश में वो WTO के खिलाफ, वर्ल्ड बैंक, IMF की नीतियों के खिलाफ स्ट्राइक करते हैं। आम आदमी भी उससे प्रभावित है, लेकिन वो जाते नहीं बताने के लिए कि हम इस कारण से कर रहे हैं। और अखबार वाले कभी पूरी बात छापते नहीं, क्योंकि अखबार वालों को जितना स्पेस है उतने में ही छापते। तो कम्युनिकेशन गैप है। जनता को अगर ये बता के कि भैया हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं, इसमें हमको तकलीफ है, तुमको हमसे भी ज्यादा तकलीफ, इन कारणों से कर रहे हैं। WTO की ये शर्तें हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक का ये प्रेशर है, प्राइवेटाइजेशन इस तरह से हो रहा है, उसके क्या दुष्परिणाम है, ये सब बता के करें तो जनता भी साथ में आए। और जनता साथ में आए तो सरकार बौखलाए। अकेले आप अगर ये कोशिश करें कि हम बैंकिंग वाले हैं अकेले लड़ लेंगे, संभव नहीं। बीमा वाले भी अकेले नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनकी जो ट्रेड यूनियंस है ना, उनकी ताकत बहुत कम हो गई। ट्रेड यूनियंस ने पिछले 50 साल में इतने समझौते किए हैं सरकारों से कि उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है। इसलिए जनता को साथ में लेकर अगर करेंगे तो शायद इसमें से रास्ते निकले, क्योंकि सरकार को अभी डर है तो एक ही चीज का, जनता का, कि वोट बैंक गया। जनता माने वोट बैंक, वोट परसेंटेज कम हुआ, अगर हम ये करें ये करें ये करें। ये सारे इश्यूज जनता के साथ लेके और दूसरे संगठनों को मिलाकर एक साथ पूरे देश में किया जाए। जैसे ये वैट में हुआ ना, जनता भी साथ में है, व्यापारी भी साथ में है, उद्योगपति भी साथ। देखो परिणाम है, पूरे देश में 12 राज्य नहीं लागू कर रहे हैं। ऐसे ही WTO का बैंकिंग और बीमा पे जो असर है, एजुकेशन पे जो असर है, दूसरे क्षेत्रों में जो असर, वो सब एक साथ मिलकर जनता के साथ अगर सामने आए सरकार के खिलाफ, तो उम्मीद है कि इसमें से अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। अकेले अकेले अगर हम करें नहीं निकलेगा। अब इसमें हो क्या सकता है कि भारत के बारे में, भारत की बैंकों के बारे में, बीमा कंपनियों के बारे में, भारत के पब्लिक सेक्टर के बारे में एक ऐसा पत्रक, CD, मटेरियल तैयार किया जाए जो सरल भाषा में हो, आम सामने वाले को समझा सके। क्योंकि अक्सर ये जो आपने अभी देखा, आपने कहा हमको मालूम ही नहीं है। आपको बहुत सारी बातें मालूम है नहीं है कि पब्लिक सेक्टर ने क्या किया है पिछले 50 साल में इस देश में, आपको नहीं मालूम। और सरकार ने हमें कभी बताया नहीं। सरकार बस एक ही बात बता रही है, पब्लिक सेक्टर सफेद हाथी हो गए हैं, ये पैसे को खा ज्यादा रहे हैं, निकाल कम रहे हैं। इस पब्लिक सेक्टर ने 50 साल में देश को खड़ा किया है।
जब प्राइवेट सेक्टर एक भी काम करने को तैयार नहीं था, तब पब्लिक सेक्टर के पैसे से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जिसको आज लूटने के लिए विदेशी आने को तैयार है। और एक एक सेक्टर पर अगर एक छोटी छोटी बुक बनाई जाए ना, बीएचईएल ने क्या किया, एनटीपीसी ने क्या किया, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया। पंजाब नेशनल बैंक की कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पंजाब नेशनल बैंक लाला लाजपत राय ने शुरू किया था इंपीरियल बैंक को टक्कर देने के लिए। इंपीरियल बैंक होता था अंग्रेजों का, तो सब भारतवासी अपने बैंक अकाउंट उसमें जमा करते थे। तो लाला लाजपत राय ने कहा स्वदेशी आंदोलन आप जानते हैं 1905 में, उस स्वदेशी आंदोलन के गर्भ में से निकला पंजाब नेशनल बैंक, और सारे क्रांतिकारियों के बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में जमा होते थे, क्योंकि अंग्रेज इन क्रांतिकारियों का बैंक अकाउंट स्वीकार नहीं करते थे। लाला लाजपत राय का बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था, भगत सिंह का बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था, चंद्रशेखर आजाद का बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था। चंद्रशेखर आजाद की जो संस्था थी ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, उसका बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था, क्योंकि अंग्रेजी बैंक इनको स्वीकार नहीं करता था। तो अंग्रेजी बैंक को टक्कर देने के लिए और भारत के क्रांतिकारियों को जरूरत पड़े तो मदद देने के लिए लाला लाजपत राय ने शुरू कराया पंजाब नेशनल बैंक। अगर ये कहानी हिंदुस्तान के घर घर में जाए तो कोई भी गर्व से कहेगा कि मेरा खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, जिसमें भगत सिंह का खाता था। मेरा खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, जिसमें लाला लाजपत राय का खाता था। मेरा खाता एक ऐसी बैंक में है जो भारत की आजादी के आंदोलन में मदद करने वाला बैंक रहा, पंजाब नेशनल बैंक। और कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों ने फंड्स इकट्ठे कर करके ये भगत सिंह उधम सिंह को दिए थे बम बनाने के लिए, पिस्तौल तमंचे चलाने के लिए, क्योंकि पैसे की जरूरत पड़ती थी। तो ऐसी बातें, साधारण बातों से लेकर विशेष बातें जो कुछ हुई हैं पिछले 10-12 वर्षों में पब्लिक सेक्टर के द्वारा, वो हम लोगों के सामने लाएं। अभी क्या होता है, एक साइडेड पिक्चर पूरे देश में प्रचारित किया जा रहा है। पब्लिक सेक्टर हरामखोर है, सफेद हाथी है, ये बर्बाद हो रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। ये इसलिए कि इनको खत्म करने के लिए सरकार तैयार बैठी है। तो इस तरह का दुष्प्रचार हो जाए, लोग स्वीकार कर लें कि हाँ, और एक झूठ को बार बार बोलो, थोड़े दिन में सच लगने लगता है। आप रोज बोलो सफेद आती है, तो जनता मान ही लेगी कि हाँ है। तो फिर जिस दिन बंद होगा, जनता को कोई दुख नहीं होगा, और ये बेचारे अकेले मर जाएंगे, क्योंकि ये विरोध नहीं कर पाएंगे, अकेले उतनी दम नहीं। तो मेरा ऐसे मन में आता है कि हिंदुस्तान के साधारण लोगों को एजुकेट करने के लिए कम से कम पब्लिक सेक्टर के बारे में छोटी छोटी बातें, साधारण बातें पहुंचाई जाएं लोगों के पास। जैसे आज हिंदुस्तान में 76,000 मेगावाट बिजली बन रही है। आजादी मिली थी तो मुश्किल से 6,000 मेगावाट बिजली बनती थी, वो भी मुश्किल से। तो ये 76,000 मेगावाट बिजली किसने दिया इस देश को बना के? अमेरिका की कंपनी ने, इंग्लैंड की कंपनी ने, भारत की कंपनी ने, एनटीपीसी या स्टेट की जो पावर कंपनियां हैं राज्यों की, उन्होंने दिया। और 1 लाख मेगावाट की कैपेसिटी है, 2-3 साल में आ जाएगा वहां तक, वो भी उन्होंने दिया। एनरॉन एक विदेशी कंपनी आया था, 1 मेगावाट अभी तक हिंदुस्तान को नहीं दे पाया। इतने साल से तमाशा चल रहा, लोगों को ये मालूम होना चाहिए। ऐसे ही हिंदुस्तान के 3 लाख गांवों में पीने के पानी की जो व्यवस्था आज तक हो पाई है, आप जानते हैं इसमें फंड्स किसके इस्तेमाल हुए हैं? LIC के, GIC के। गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था में LIC, GIC के पैसे का इस्तेमाल हुआ है, सरकार के पैसों से नहीं है, माने सरकार के बजट के खर्चे में से नहीं आए। ऐसे ही इतनी 14,000 किलोमीटर सड़कें हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर के भारत सरकार को दिए गए मुनाफे में से 14,000 किलोमीटर की सड़कें बनी है। रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क बना है जो दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये कहां से खड़ा हुआ है? कोई विदेशी कंपनी ने नहीं खड़ा किया, हिंदुस्तानी रेलवे ने खड़ा किया है। और आज उस रेलवे को गाली देके इस स्थिति में ला दिया है कि वो डिफेंसिव हो जाए, और डिफेंसिव होते चले जा रहे हैं बेचारे, और छट्टी होती जा रही है, विद्रोह नहीं हो रहा पूरे देश में। तो ये बैंकों ने, बीमा कंपनियों ने, रेलवे ने, हमारे एनटीपीसी ने, हमारे तमाम दूसरे सेक्टर ने जो कुछ समाज के लिए किया है, इस पर अगर 1-1, 2-2 पन्ने का भी मटेरियल सेक्टर वाइज तैयार करें
छोटी बुकलेट बने, सरल भाषा में बने, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु में बने, स्लाइड्स बने, गांव-गांव जाकर उनको दिखाया जाए, तो ये बिल्कुल उलट जाएगा। जनता कहेगी अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं था, हमको तो मालूम ही नहीं था, हमको तो मालूम ही नहीं था। जब मालूम होने लगेगा तो जनता को समझ में आएगा कि हरामखोर ये नेता हैं जो लगे हैं कौड़ी के भाव में पूरे देश की संपत्ति को बेचने के लिए। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ये क्या करने जा रहे हैं, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, और डब्ल्यूटीओ की कंडीशन में क्या करने जा रहे हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट दुनिया का अकेला ऐसा एयरपोर्ट है जिसके पास 6000 एकड़ जमीन है, किसी एयरपोर्ट के पास नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है सऊदी अरब में, जिद्दाह में, उनके पास भी इतनी जमीन नहीं। सिंगापुर के पास नहीं है, अमेरिका के किसी एयरपोर्ट के पास इतनी जमीन नहीं। 6000 एकड़ जमीन है उनके पास, और उस पूरे एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन के नाम पर 1400 करोड़ रुपए में बेचने जा रहे हैं फ्रांस की एक कंपनी को। जबकि जिस स्थान पर यह दिल्ली का एयरपोर्ट है वहां 1 एकड़ जमीन की कीमत इस समय 20 करोड़ रुपए है। 1 एकड़ जमीन की कीमत 20 करोड़ रुपए, जहां पर यह एयरपोर्ट है, गुड़गांव दिल्ली के बीच में। 6000 एकड़ जमीन है, कितने का हो गया? 1,20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं 1400 करोड़ में। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर यह हो रहा है। और इसका माहौल कैसे बनाया है? 2 साल से दिल्ली एयरपोर्ट के खिलाफ कैंपेन किया जा रहा है पूरे देश में, हमारे ही मंत्रियों के द्वारा। यहां के कर्मचारी निकम्मे हैं, ये इनएफिशिएंट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसमें ये तकलीफ है, वो तकलीफ। अभी मैं थोड़े दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक सभा संबोधित करने गया, तो मैंने वहां के जनरल मैनेजर को कहा मुझे पूरा एयरपोर्ट घुमाओ। उन्होंने कहा क्या देखना चाहते हैं? मैंने कहा आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो टावर है ये मुझे देखना है। कहने लगे क्यों? मैंने कहा इससे अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कीमत क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी औकात क्या है। मैं ले गया, वो मुझे ले गए देखने के लिए। वो मैंने जो देखा और उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन करना शुरू किया और जो उन्होंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, मैं दंग रह गया। दुनिया में इतना बेहतरीन एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर फ्रांस में भी नहीं है, जर्मनी में भी नहीं। उस अकेले टावर को अगर बेचे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो 600 करोड़ मिलता है, और 1400 करोड़ में पूरा एयरपोर्ट बेचने जा रहे हैं। अब जनता को मालूम नहीं है दिल्ली एयरपोर्ट की विशेषता यह है, इनके पास 6000 एकड़ जमीन है। कल को समझौता हो जाएगा, अखबार में खबर आएगी दिल्ली एयरपोर्ट फ्रांस की कंपनी ने खरीद लिया। और कर्मचारी बेचारे मुंह बंद करके बैठे हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोले कैसे, उनसे पगार पाते, सैलरी पाते। और ये जो प्रॉपर्टी है, मैंने एक दिन उनसे पूछा कि अगर ये 6000 एकड़ जमीन, इसमें इस्तेमाल कितनी हो रही है? तो उन्होंने कहा मुश्किल से इसमें 50-60 एकड़ जमीन इस्तेमाल हो रही है रनवे में और ये सब वगैरह, बाकी खाली पड़ी है। मैंने कहा इसमें खेती करना चालू कर दो तो साल का कम से कम 50-60 करोड़ का तो प्रोडक्शन यहां हो सकता है। तो उन्होंने कहा राजीव भाई खेती तो छोड़ो, हम यहां गोल्फ क्लब बना दें और उसमें एंट्री फीस रख दें तो साल का 1400 करोड़ तो हम इसी से कमा के दे सकते हैं सरकार को, गोल्फ कोर्स बना के। क्योंकि जितनी विदेशी फ्लाइट आती है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट रात को अक्सर आती हैं, उनमें कई बार ऐसा होता है कि एक एक दिन वो लोग ठहरते हैं, फिर दूसरी फ्लाइट पकड़ के वो गोल्फ खेलेंगे, फीस लगा दो, साल का 1400-1500 करोड़ उसी से आ सकता है। पूरा एयरपोर्ट इतने में बेच रहे हैं, 1400 करोड़, और बिना किसी बिड के। माने कोई इंटरनेशनल टेंडर इनवाइट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फ्रांस की कंपनी को सामने से बुला लिया। क्यों? समझौता हो गया सरकार का, कुछ लेन देन हुआ होगा उसमें। अब एक दिल्ली एयरपोर्ट बिकेगा, फिर बंबई बिकेगा, फिर सब बिकेगा। ऐसे सरकार की माने बेईमानी और हरामखोरी में देश की संपत्ति बिक रही है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, ग्लोबलाइजेशन। अब जनता इसमें बगावत कर सकती है जब उसको पूरी बात मालूम हो। जब मुझे पता चला दिल्ली एयरपोर्ट की वास्तविकता, मैंने दिल्ली की 4-5 मीटिंगों में कह दिया, लोगों का खून उबल गया, जी कैसे कर सकते हैं, हम देखेंगे सरकार को। अगर यही बात पूरे देश में प्रचारित हो जाए तो जनता खड़ी हो जाएगी कि जनता के सामने कोई सरकार नहीं टिक सकती। कर्मचारियों को तो वो झुका सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं झुका सकते। तो मेरा यह कहना है कि हम सब मिलकर भारत की जनता के पास ये सब मुद्दे लेके जाएं, सरल सरल भाषा में, कम शब्दों में, सरल सूत्रों में उनको ये जानकारियां दें कि भारत के पब्लिक सेक्टर ने क्या किया है, बैंक ने क्या किया, बीमा ने क्या किया, इसने क्या किया, इसने, और डब्ल्यूटीओ और प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सरकार क्या करने जा रही है। जब समझ बनेगी
तो बात आगे बढ़ेगी। अब उसके तरीके क्या हो सकते हैं? तरीके बहुत हो सकते हैं। हम सीडी बनाएं, गांव गांव में दिखाएं, पत्रक बांटें, टेलीफोन, ये लोकल अगर टीवी चैनल है उसके माध्यम से कहें, अखबारों में लिखें, और सबसे अच्छा जो भाई ने कहा कि रेडियो पे कहें। अपना कोई रेडियो स्टेशन हो तो शायद कहे, सरकार तो इसको कहने नहीं देगी। अपना कोई टीवी चैनल हो तो उस पर ये सब बातें, एक एक बात की पोल खोलें, सरकार जो कर रही है, WTO में जो हो रहा है और वास्तविकता क्या है। तो देश बचने के लिए रास्ते खुलते हैं, लोग खड़े हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए सरकार ये सब करती चली जा रही। जैसे ही जानकारी होती है, लोग तो सरकार को कुछ नहीं करने देते। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले सवेरे उदाहरण दिया, हरियाणा के लोगों को जब तक मालूम नहीं था वैट क्या है, वो चुप रहे, और चौटाला ने वैट लागू कर दिया। लागू होने के बाद जब तकलीफें आना शुरू हुई, उन्हीं हरियाणा के लोगों ने चौटाला को कान पकड़ के नीचे उतार दिया। चौटाला के पास पहले 54 सीटें थी जब पिछली सरकार आई, अभी उसके पास 9 सीटें हैं। खुद हार गया बुरी तरह से। तो जनता को जब पता चला तो उन्होंने जवाब दे दिया। ऐसे ही हर क्षेत्र में जनता को पता चले तो सरकार को सबक जनता सिखा सकती। तो ये समस्या है, उसका विश्लेषण और समाधान, हर समस्या का समाधान हम अपने ही तरीके से करें, वही अच्छा है। अब इसमें एक बात वो अंत में आके खत्म होती है कि कौन करे इस काम को? हम सब करें, हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर करें। जैसे मेरे मन में आता है कि पब्लिक सेक्टर पर एक छोटा टेम्पलेट बनाएं, हम जाएं उनके पास, जानकारियां इकट्ठी करें, उस पर वो छापें, फिर कैसेट बनाएं, सीडी बनाएं, प्रचार करें, थोड़े दिन में उसका परिणाम निकलेगा। और फिर ये बैंक वाले, बीमा वालों को और शिक्षा वालों को कहें कि भैया सब साथ में मिलके करो, अलग अलग अब मत करो। आपको कुछ भी करना है पहले सबको बता के करो, हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और खाली बैंक के ऑफिस के सामने खड़े होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से अच्छा है पूरे भिलाई शहर में घूम के लोगों को बताओ कि हम ये क्यों कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, जनता आपके खिलाफ हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करना चाहते इसलिए जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है, और हम अपनी बात वहां तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो बीच में गैप खड़ा हो जाता है। तो पद्धति थोड़ी बदलें, हम लोगों के पास जाएं, लोग हमारे पास आने लगेंगे, बात बनती चली जाएगी और रास्ते उसमें से खुलते चले जाएंगे। इतना ही मुझे अभी कहना है। हाँ, ट्रिम्स में मैं बात कर सकता हूं, लेकिन कल करूंगा। ये सर्विसेज तक रहे, क्योंकि ट्रिम्स और इससे भी ज्यादा जटिल है। ट्रिम्स और ट्रिप्स में कल कोशिश करूंगा सवेरे लेने की, दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, वो और भी खतरनाक है। ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली आएंगे। इनडायरेक्टली कैसे आएंगे? ट्रिम्स का मतलब है इन्वेस्टमेंट के लिए नियम, कायदे, कानून बनाना। जैसे आजकल सरकार कर रही है ना, बैंकिंग इंडस्ट्री में कितना 74% इक्विटी पार्टिसिपेशन की छूट हो गई है। ट्रिम्स ये कहता है कि इसको 100% कर दो। ट्रिम्स का पहला ही प्रोविजन है कि कोई भी सेक्टर जो सर्विसेज में है उसमें 100% इक्विटी की छूट होनी चाहिए, कोई भी विदेशी को या विदेशी कंपनी को। तो बैंक, बीमा कंपनी आएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के उस पे आएंगे। अभी सर्विसेज में जो सीधा है कि सीधे विदेशी आएंगे, उसमें ट्रिम्स भी आएगा, सर्विसेज भी आएगा, दोनों एक साथ आएगा। ट्रिम्स से उनका इक्विटी पार्टिसिपेशन का निर्धारण, प्रॉफिट ले जाने का निर्धारण, भारत में कहां पूंजी लगाएं कहां न लगाएं उसका निर्धारण, और सर्विसेज में जो सीधे आकर हिंदुस्तान के लोगों के बीच में मुनाफा कमाकर ले जाने की खुली छूट, वो सर्विसेज में। ट्रिम्स में इन्वेस्टमेंट की वो है लिमिटेशंस, तो वो लिमिटेशंस को हटाने की बात है। ट्रिम्स कोई लिमिटेशन नहीं, 100% लाना चाहे खुली छूट दो, बैंक में, बीमा में, टेलीकम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, चार्टेड अकाउंटेंसी में, हर जगह। ट्रिम्स का सबसे पहला प्रिंसिपल ये है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आया है बाहर से, उसकी वैसी ही सुरक्षा करो जैसे आप रुपए की करते हो। नेशनल सिक्योरिटी, अमेरिका ने $1 भी भारत में लगा दिया तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब भारत सरकार की है। उसके लिए भारत की मिलिट्री लगाओ, आर्मी लगाओ, पुलिस लगाओ, सुरक्षित चाहिए वो। ये ट्रिम्स में है सारे के सारे।
माने अमेरिका की कोई भी कंपनी यहां आ जाए, उसके खिलाफ हम आंदोलन करें, फैक्ट्री को तोड़ दें, फोड़ दें, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है उसका सारा भुगतान करे। ये ट्रिम्स में है। अभी क्या होता था कि अमेरिका की किसी कंपनी को हमने तोड़ फोड़ दिया तो अमेरिकी कंपनी की प्रॉपर्टी है, लेकिन अब WTO के बाद अगर हम तोड़ फोड़ करें तो भारत सरकार को भुगतान करना पड़ेगा जो कुछ भी तोड़ फोड़ हुई है। उसके लिए आप चाहो मिलिट्री लगाओ, चाहो अपनी आर्मी लगाओ। हमें याद है एक बार हम लोगों ने कर्नाटक में नंजुन स्वामी नाम के एक किसान नेता थे, उनका एक संगठन कर्नाटक राज्य रैयत संघ, उनके साथ मिलकर एक अमेरिकन कंपनी का ऑफिस तोड़ा था। 92-93 की बात है ये। आपने सुना केंटकी फ्राइड चिकन एक अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने वहां बना दिया था अपना बहुत बड़ा ऑफिस, उसको तोड़ दिया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तोड़ दिया तो उस कंपनी का नुकसान हुआ और तब से वो कंपनी भाग गई। अभी उसकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा आने की। लेकिन आज अगर हम वही काम करें तो तकलीफ होने वाली है। हमें तो नहीं, भारत सरकार को। भारत सरकार को सब भुगतान करना पड़ेगा अगर एक कुर्सी भी टूट गई तो, क्योंकि उनका एक एक इन्वेस्टमेंट सरकार की जिम्मेदारी पर है। ये ट्रिम्स की शर्तें हैं। ट्रिम्स में सबसे ज्यादा खतरनाक दो ही शर्तें हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में 100% पूंजी निवेश की खुली छूट करो और उनकी लाई हुई एक एक डॉलर की सिक्योरिटी आप करो, माने भारत सरकार करे। उसमें चाहे अपनी आर्मी लगाओ, एयरफोर्स लगाओ, पुलिस लगाओ, पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, सिक्योरिटी आप करो। इन्वेस्टमेंट उनका, वो सिक्योरिटी नहीं करेंगे, सिक्योरिटी आपको करनी है। इंश्योरेंस कवर उनको दो, किसी भी तरह से सिक्योरिटी की गारंटी उनको दो। और अगर हम कुछ मारतोड़ करें तो शिकायत भारत सरकार को वहां सुननी पड़ेगी WTO में और भुगतान करने पड़ेंगे। आज हम आज की तारीख में पेप्सी कोला की एक बोतल भी तोड़ दें इस समय, वैसे हमने बहुत तोड़ी है, आज हम एक बोतल भी तोड़ दें तो उसका भुगतान भारत सरकार को करना पड़ेगा। ट्रिम्स की ये शर्तें हैं, 1 जनवरी से लागू हुई हैं। 1 जनवरी के पहले हम चाहे कुछ भी करें, पेप्सी के कारखाने में आग लगा दें तो प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने जिससे इंश्योरेंस कराया उससे वो लेंगे। लेकिन अभी हम एक बोतल भी तोड़ेंगे तो भारत सरकार भुगतान करे उसका, क्योंकि जिम्मेदारी भारत सरकार की। तो ट्रिम्स में कल थोड़ा मैं ज्यादा बात करूंगा ट्रिप्स के साथ जोड़कर। अभी सर्विसेज का लिया है और सर्विस तक सीमित रखें, क्योंकि इसमें वैसे तो बहुत छूट गया है। थोड़े ही सर्विसेज को मैं डील किया, बैंकिंग को, इंश्योरेंस को किया, एजुकेशन को किया, टेलीकम्युनिकेशन को मैं बिल्कुल छोड़ दिया, रेलवे को बिल्कुल छोड़ दिया। टेलीकम्युनिकेशन में तो इतनी तकलीफ आने वाली है। अभी भारत में क्या होता है, जैसे BSNL है, ठीक है, आप हमारे देश की सिक्योरिटी से संबंधित सूचनाओं का इधर से उधर जाना BSNL के थ्रू है। कैसे होता है, जो बॉर्डर एरिया है पूरा भारत का, वहां पर मिलिट्री जितने भी इक्विपमेंट्स यूज करती है वो सब BSNL के थ्रू होते हैं। माने BSNL की मदद से हमारी मिलिट्री सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। माने उरी सेक्टर में कोई मेजर है, वो भारत के राष्ट्रपति से अगर बात करना चाहता है तो BSNL के थ्रू होता है। अभी रिजर्व है ये एरिया। WTO की कंडीशन सर्विसेज की ऐसी है कि BSNL के पैरेलल वहां एयरटेल भी अपना नेटवर्क बना सकता है, आप उसे मना नहीं कर सकते। और एयरटेल अगर वहां नेटवर्क बनाता है, कल्पना करो, या अमेरिका की कंपनी है AT&T, वो खड़ा करती है जम्मू कश्मीर में अपना नेटवर्क, तो वो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज पकड़ी जाती हैं आजकल। तो हमारा कोई मेजर जनरल ब्रिगेडियर से बात कर रहा है, वो सुन रहे हैं और पाकिस्तान को पास ऑन कर रहे हैं कि देखो ये बात हो रही है, सुन लो और तुम्हारी एक्टिविटीज तय कर लो। टेलीकम्युनिकेशन में तो इतना खतरनाक है। भारत का जितना बॉर्डर है ना, सभी तकलीफ में है इस समय। हमारा कोई बॉर्डर शांत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट देखो पूरा जल रहा है, नॉर्थ देख लो पूरा जल रहा है, साउथ में तकलीफें शुरू हो गई हैं, खासकर ये केरल और उस तरफ तकलीफें शुरू हो गई। और आप वेस्ट देख लो, जो पाकिस्तान बॉर्डर है, राजस्थान और गुजरात का, भयंकर जमावड़ा लगा हुआ है वहां। तो बॉर्डर हमारे सब संवेदनशील है, तकलीफ में है। इन बॉर्डर एरिया में अगर कोई विदेशी कंपनी आके टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में घुस जाए तो तबाही मचा सकती है। आपकी सारी गुप्त सूचनाएं, सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन उनके हाथ लग गई
वो कहीं से कहीं पास ऑन कर सकते हैं। और ये सरकार ने 74% तक तो पार्टिसिपेशन की खुली छूट दे दी है, अभी वो 100% करने वाले हैं। ऐसे ही सर्विसेज में एक कंस्ट्रक्शन आता है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर सर्विसेज, उसमें 100% खुली छूट दे दिया। अब इसमें क्या होगा, 100% खुली छूट सर्विस का कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देने का मतलब है कोई भी विदेशी कंपनी आके भारत में हजारों एकड़ जमीन खरीद कर कोई भी बिल्डिंग बनाए और उसमें बेचने का धंधा करे। माने अब तक विदेशी कंपनी जमीन नहीं खरीद सकती थी, वो भी उनको खुली छूट मिल गई। कंस्ट्रक्शन में ये होने वाला है। तो सर्विसेज अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। 64 सर्विसेज हैं इधर, नॉन रेलवे में भी यही है। रेलवे में क्या होने वाला है, भारत के लिए कंडीशन है WTO में कि सरकार कोई भी सर्विसेज को कोर सेक्टर में नहीं रख सकती। कोर सेक्टर का माने जिसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होता, ऐसे सेक्टर को कोर सेक्टर कहा जाता है दुनिया में। तो WTO की कंडीशन है कि आप कोई भी सर्विसेज को कोर सेक्टर में नहीं रख सकते। रेलवे अभी तक ऐसी सर्विसेज है जो कोर सेक्टर में आती रही है, अब रेलवे भी खोलना पड़ेगा आपको। तो रेलवे खोलना है विदेशी कंपनियों के लिए, तो इसका माने क्या है, रेलवे ट्रैक बिकेंगे अब इस देश में। रेलवे ट्रैक बिकेंगे माने बंबई से कलकत्ता एक ट्रैक खरीद लिया किसी एक कंपनी ने, अब उस पर जितनी भी ट्रेन चलेंगी उससे जो रेवेन्यू इनकम होगी वो उस कंपनी के खाते में जाएगी। ऐसे ही बंबई से अहमदाबाद का ट्रैक खरीद लिया किसी दूसरी कंपनी, तो बंबई अहमदाबाद के बीच जितनी ट्रेन चलेंगी उससे जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो उस कंपनी के खाते में जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई एक ट्रैक है, दिल्ली से हावड़ा का ट्रैक खरीद लिया किसी तीसरी कंपनी, और रेलवे को भारत सरकार टुकड़े टुकड़े करके विदेशियों को बेच सके, इसलिए उनके जोन सभी नए बनाए गए हैं। पहले जो जोन होते थे ना रेलवे के, वो सभी छोटे कर दिए। क्यों? क्योंकि पूरी रेलवे को खरीदने की ताकत किसी एक कंपनी में नहीं है, तो टुकड़े टुकड़े करके बेचो। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट रेलवे है, उसको एक कंपनी को बेच दो, साउथ ईस्टर्न रेलवे उसको एक कंपनी को बेच दो, नॉर्दर्न रेलवे है तीसरी कंपनी को बेच दो, सदर्न रेलवे है चौथी कंपनी को बेच दो। ऐसे कर करके अलग अलग कंपनियों के हाथ बिक जाए, इस तैयारी के साथ रेलवे के जोन्स को डिवाइड किया गया है अभी। और इसलिए रेलवे में भी नई भर्ती बंद है, क्योंकि उसका प्राइवेटाइजेशन अगले साल से शुरू होगा। शुरू कहां से कर रहे हैं, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जो सर्विसेज हैं उनमें अब विदेशियों को छूट देने जा रहे हैं। ये सर्विसेज कहां, प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे क्या सर्विसेज है, दूध मिलता है, चाय मिलती है, दही मिलता है, डबल रोटी मिलती है, पाव रोटी मिलती है, बिस्किट्स मिलते हैं, टॉफी चॉकलेट मिल जाता है, फल आदि मिल जाते हैं, खाने पीने का सामान मिलता है। इसमें अभी पहले बार में वो शुरू कर रहे हैं विदेशियों के लिए, और अमेरिका की एक कंपनी ने तैयारी शुरू किया है और सरकार उसको